अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी सर आज क्लास शॉर्ट रखेंगे क्योंकि क्विज स्टार्ट हो गया, तो उसके लिए टाइम वगैरह मिलेगा क्या? प्रोग्राम है ठीक है जैसे आप लोग कहें। क्योंकि काफ़ी लड़के सवाल पूछ भी रहे थे कि क्योंकि 2 दिन ही है, आज और कल के, और क्विज के लिए थोड़ा सा, क्योंकि चैप्टर भी काफ़ी हैं, प्रिपरेशन वगैरह, और आज क्विज अटैम्प्ट भी करना है कुछ लोगों ने कल करना है, तो चाहे बिल्कुल सही मिले। बिल्कुल सही। ऐसा करते हैं कि हम थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे, कोई टेंशन नहीं है ठीक आप है लोग, ताकि आपको टाइम मिले। सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर। और सर अच्छा काफ़ी तो रिएक्ट इंस्टॉलेशन का भी इशू मेरे हाथ से आ रहा सर है। अभी सॉल्व करते हैं, आप सबके इश्यूज। अच्छा तो आज दानियाल भाई हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, और अमीन साहब आज ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं विद इन 5 मिनट्स, क्योंकि अभी हमारे पास स्टूडेंट्स वैसे कम नज़र आ रहे हैं मुझे। क्लास 1:30 बजे होती है ना स्टार्ट? क्लास 1:30 बजे स्टार्ट होती है ना दोस्तों? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आवाज़ आ जी रही है सर, सबको 1:30 मेरी? बजे स्टार्ट होता है। जी 1:30 बजे स्टार्ट होती है। जी हाँ, Cool. जी हाँ। इस तरह क्लास 1:30 बजे स्टार्ट होती है। बिल्कुल गुड हो गया। अच्छा तो मेरा नाम है यूसुफ, कुछ लोग जानते होंगे तो कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो कोई मसला नहीं है। तो मेरा नाम यूसुफ है, मैं भी PIAC के अंदर ट्रेनर हूँ। तो बस छोटी सी जर्नी है, विल डिस्कस सम टाइम लेटर ऑन। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि रिएक्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अभी जब तक स्टूडेंट्स नहीं आए तो थोड़ी सी हम प्रीवियस डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि सब ज्वाइन कर लें, तो 5 मिनट में क्लास स्टार्ट भी हो जाएगी अपनी इंशाल्लाह ताला। सर रिएक्ट फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जिससे आप मज़ेदार चीज़ें कर सकते हैं, जो एसेंशियली फेसबुक की ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था, ताकि आपको इन सेंस के एग्जैक्टली HTML यूज़ करके आउटपुट ना लाना पड़े। आप रिएक्ट की कुछ जैसे कंपोनेंट्स हो गए, कुछ जो है तरीके होते हैं जिससे आप रिएक्ट यूज़ करके ब्यूटीफुल वेबसाइट्स या वेब एप्स बना सकते या मोबाइल एप्स बना सकते हैं। तो सवाल अभी नहीं, अभी मेरा सवाल सबसे पहला तो ये था कि भाई रिएक्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं, इन द सेंस ऑफ के HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो हम ऑलरेडी पहले यूज़ कर चुके हैं, तो रिएक्ट यूज़ करने का क्या फ़ायदा है? ये तो काम वही है, जावास्क्रिप्ट पे है, इसके अंदर ही HTML है, इसके अंदर ही CSS है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? सर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को फर्दर एनहांस करने के लिए एडवांस ना लेवल। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये तो वैसे तो एक एक्सटेंडेड लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का तो मतलब ये हुआ कि ये कोई CSS की लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क हुआ ना, जिसकी वजह से लाइक अ बूटस्ट्रैप, अगर हम बूटस्ट्रैप करते हैं तो थोड़ा सा और बेहतर हम कर सकते हैं UI वगैरह को। वैसे तो लेकिन लाइब्रेरी यहाँ ही है, ये एक्सटेंडेड लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, मैं आप लोगों से बात करके इसीलिए डेटा गैदर कर रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग अभी कहाँ पे खड़े हैं और मुझे कहाँ से लेके स्टार्ट करना है। नहीं ठीक है, सर, तो टेंशन नहीं, गलत तो गलत। सर रिएक्ट तो अभी स्टार्ट आपने नहीं। क्या पूछा, कौन से क्वेश्चन पूछे आपने? करने मैंने रिपीट। ये पूछा कि रिएक्ट हम क्यों यूज कर रहे हैं, वाई शुड हाँ, वी आर यूजिंग रिएक्ट। रिएक्ट में बेसिकली हम जो फ्रंट एंड बनाते हैं ना, वो हम बनाते हैं फंक्शनल वेब बेस्ड बनाते हैं। अच्छा जिसमें फंक्शनल में ये है कि अब जैसे हम एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, हम उसको एक ही फंक्शन के थ्रू हम उसको मतलब एक ही कोडिंग करके उसमें फंक्शन ऐसे बना के हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, एक ही फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हैं। ये फ़ायदा होगा रिएक्ट में, कंपोनेंट्स बना के कंपोनेंट्स essentially। वगैरह बना के। बिल्कुल, हाँ जी, एग्जैक्टली, फंक्शंस नहीं कहेंगे हम, रिएक्ट की जबान में उसको कंपोनेंट्स कहेंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स जी। बिल्कुल सही। चलें, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ आप लोगों के साथ, होप हो जाए। अबे, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, ये कह रहा है कि मुझे परमिशन देनी है। ठीक है, परमिशन दे देते हैं जी। सर ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है आपके पास?
सर मेरे पास तो नहीं होगा, अगर आप में से कोई करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, परमिशन दे दी है। नाउ लेट्स सी। या होप आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी अब तो। जी सर, थैंक यू। आगे गुड हो गए। अच्छा जी, प्री रिक्विजिट्स सबको पता है कि क्या करना है हमें। HTML आती है, CSS आती है, जावास्क्रिप्ट आती है। जब HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है तो इसका मतलब ये है कि हम आगे काम कर सकते हैं अपना। ठीक है, गुड हो गया। अच्छा, रिएक्ट इंस्टॉल करने से पहले मुझे ये बताएं कि सबके सिस्टम के अंदर Node.js इंस्टॉल होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं शायद फायरबेस वगैरह भी। जी सर, जी मेरे सिस्टम में। अच्छा, सबके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल है? जी। अच्छा जी, कैसे पता चलेगा भाई कि मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं? कुछ भी नहीं करना, आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, टर्मिनल में जाना है, अगर Node लिनक्स में dash है, V। विंडोज में। हाँ बिल्कुल सही कहा Dash आपने, V। Node-V। मेरे पास पुराना वर्जन है, आप इसकी टेंशन ना लें, ये मैं सही कर लूंगा। लेकिन आप लोगों के पास होपफुली लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। है आप लोगों के पास लेटेस्ट 1.0 के वर्जन? बाद, 1.0 के बाद। जी सर, लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है, कोई बताएगा मुझे? 14 चल रहा 1.0 के है? बाद आता है। नहीं नहीं, सॉरी। सर आई गेस 15 है। ठीक है, हाँ मैं वही, 15 ठीक हो गया जी। ओके, तो सबके पास ये मेरी इंफॉर्मेशन है, ये अभी किसी काम की नहीं है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, रिएक्ट क्या है? सर, रिएक्ट जेएस क्या है? सर हमारा सर सर हमारा वो एडवांस जावास्क्रिप्ट अभी क्लियर नहीं हुई पूरी सर, वो रहते हैं कुछ टॉपिक उसके। सर नोड के वर्जन की एक बात करनी थी, मैं सवाल पूछ सकता हूँ? अरे सवाल समझ में नहीं आ रहा कि आप कह रहे हैं कि जावा एडवांस जावास्क्रिप्ट हमारी कंप्लीट नहीं हुई। मुझे सिर्फ यस एक सर। मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा सर। सर मेरा नोड का सवाल है, पूछ सकता हूँ प्लीज? हेलो सर। हेलो जी जी, आई एम बैक। मैं रिक्वेस्ट करके गया था, एक मिनट के लिए। हाँ जी बोलिए। सर जी, वो मैं एडवांस नोड जावास्क्रिप्ट जेएस का सवाल कंस्ट्रक्टर, है। अरे आप बोलिए। सर ये कंस्ट्रक्टर तक जो है ना ये पढ़ा था, इससे आगे भी रहते थे हमारे काफी ज्यादा टॉपिक, तो वो भी नहीं थे क्लियर हुए, तो हमने जावास्क्रिप्ट भी शुरू कर दिया रिएक्ट। मैं देखें, मुझे तो ये पता था कि रिएक्ट आपकी क्लास में स्टार्ट हो गई है, मुझे रिएक्ट लेके नो आगे चलना है। नो सर, अभी तो वो पीछे चेक करें, जिससे मर्जी पूछ लें, भी कंस्ट्रक्टर तक पढ़ा था। कितने टॉपिक जो स्लाइड्स प्रोवाइड की हैं उसमें भी बाकी रहते हैं, जिन्हें हमें डिटेल में जाके डिस्कस करना था उन पे। अच्छा वो अच्छा, बोल चलो रहे बात ठीक है, लेकिन अभी सर लेक्चर दे रहे हैं, उनका लेक्चर कंटिन्यू रहने देना। तो सर ये देखें, वन यकीन इंशाल्लाह करें, वीडियो रिएक्ट की समझ जाएगी। नहीं आनी जब तक एडवांस जावास्क्रिप्ट नहीं आती सर हमें बेसिक। क्या बात सर ये अगर मैं आपसे ये अर्ज करूं कि अगर आज की डेट में अगर आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूं अगर उतना समझ में आ गया, तो एडवांस जावास्क्रिप्ट अगर थोड़ी देर के बाद पढ़ ले तो ज्यादा बेहतर होगा। सर मैं मेक वो तो सेंस? ठीक है, मैनेजमेंट का अपना डिसीजन है, लेकिन सर मुझे इतना पता है कि अगर ठीक जहाँ है। तक जहाँ बात नहीं तक नहीं, मैंने मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, अगर जो चीज कंप्लीट नहीं हुई वो होगी, आप इस बात से बेफिक्र हो जाए। सर अगर मुझे इजाजत है तो मैं कोई बात कह सकता हूँ? जी जी बोलिए, आप भी बोलिए। सर बात ये है कि मैं दोस्तों से कहना चाह रहा हूँ कि आज कंटिन्यू करते हैं। आज एक सिंपल इंट्रोडक्शन है रिएक्ट का, सर देने जा रहे हैं। कोई बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है, और जो एडवांस जेएस की बात है वो हम लोग जो है ना नेक्स्ट टाइम भी कैरी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि आज ना सर अमीन है, ना सर दानियाल है, और सर यूसुफ हैं आज अवेलेबल। तो आज सर यूसुफ हमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देंगे रिएक्ट का, कि ये है क्या और हमें कैसे बेनिफिट करेगा, ताकि हमारा ग्राउंड बन जाए और हमें पता हो कि एडवांस जेएस के बाद हमने आगे रिएक्ट में क्या पढ़ना है। यस बिल्कुल सही। एग्जैक्टली। एक और छोटी सी चीज, जो आप लोगों का एडवांस जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है ना, वो सारा का सारा आप बिलीव करें ये रिएक्ट के अंदर यूज होगा। तो आप टेंशन ना लें कि अगर कोई टॉपिक रह भी गया तो वो रिएक्ट के अंदर ऑलरेडी कवर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से करूंगा, कोई एडवांस नहीं चल रहा मैं। सिर्फ आप लोगों के साथ मैक्सिमम कोशिश ये होगी कि डिस्कशन हो, ताकि आप लोगों की चीज़ें क्लियर हो। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से अभी मैंने स्टार्टिंग में बात की रिएक्ट के बारे में, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी आपके पास नो हाउ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम किसी भी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, लेट्स से अगर मैं जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं एक कोई काम करने के लिए जावास्क्रिप्ट को यूज़ करूंगा, तो मुझे पता है कि ये जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे होगा। उसी तरीके से अगर आप अपनी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशंस बना रहे रिएक्ट के ऊपर,
तो आपको रिएक्ट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रिएक्ट एक्चुअली है क्या। तो फिर आप जो सामने वाली चीज आपको बनाने के लिए आएगी तो आप उसको रिएक्ट की तरफ से सोचना स्टार्ट करोगे ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें सेम है हमारे पास, रिएक्ट जेएस, रिएक्ट डॉट जेएस, जो भी वर्डिंग यूज कर लें है सारी चीजें रिएक्ट। हाँ, रिएक्ट नेटिव क्या है और रिएक्ट क्या है, ये एक अलग सवाल है, कोई बताएगा? React मोबाइल Native एप्लीकेशन is के लिए for यूज mobile. होती है रिएक्ट नेटिव, वो फ्रेमवर्क है रिएक्ट नेटिव। तो हाँ, ठीक है, React Native देखिए मोबाइल के लिए अभी और React हाँ रिएक्ट, हाँ वो बिल्कुल सही कहा। website। अभी मैं ये कहूंगा कि अभी है ना, हम जो वर्डिंग्स है ना वो थोड़ी सी ऐसी इस्तेमाल करें कि सबके लिए आसानी हो जाए ना। तो सिंपल सी बात है कि जब भी आप रिएक्ट का वर्ड सुने तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्ट का मतलब वेबसाइट से रिलेटेड है, यानी आप इससे वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। और जहां भी रिएक्ट नेटिव आप सुने तो नेटिव के वर्ड सुनने से आपको ये पता होना चाहिए इससे हम हाइब्रिड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। हाइब्रिड एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि हम कोड एक दफा लिखेंगे, एंड्रॉइड पे भी और iOS पे भी और जितने भी एग्जैक्टली मोबाइल ओएस है उसमें चलता है। बिल्कुल सही कहा इसका आपने। सिंटेक्स का फर्क है कोई, या नहीं फंक्शन नहीं नहीं वगैरह नहीं का नहीं नहीं रिएक्ट नेटिव का? नहीं नहीं, रिएक्ट ही है, यही तो मजे की चीज है। रिएक्ट का कॉन्सेप्ट अगर आपने वेब में समझ लिया तो रिएक्ट का सेम कॉन्सेप्ट आपके पास किस में चलेगा, मोबाइल एप्लीकेशंस में। हाँ, कुछ चीजें चेंज है, वो हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। ये स्लाइड बल्कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग अपने हिसाब से भी अपने पास खोल लें। दे दे 1 मिनट, तो मैं ओपन कर लेता हूँ आपकी चैट। सॉरी फॉर एवरीवन, रिएक्ट स्लाइड्स, ठीक है, ओके। रिएक्ट को यूज करने का फायदा क्या है, क्यों हम यूज कर रहे हैं? एक्चुअली जब हम बात करते हैं प्योर HTML CSS जावास्क्रिप्ट की, अगर अभी तक आप लोगों ने जितना काम किया हुआ, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लोगों को एक एप्लीकेशन बनानी हो जो कि लेट से 5-6 पेजेस की है थोड़ी देर के लिए, तो अगर एक पेज में किसी यूजर ने डेटा डाला हुआ है तो क्या मैं उसको दूसरे पेज में लेके जा सकता हूँ? पहला सवाल, लेके तो जा सकता हूँ लेकिन काम करना पड़ता है ना, अच्छा खासा काम करना पड़ता है मुझे, ठीक है। अब एक सवाल ये भी है कि जैसे हमारे पास 6 पेजेस हैं आपके पास, तो 6 पेजेस के अंदर डेफिनेटली आप लोगों के पास हेडर होगा, फुटर होगा, एक ऐसे ही डिजाइन के हिसाब से जो नॉर्मली बात करते हैं हम लोग। फेसबुक की बात करें तो फेसबुक के अंदर भी हेडर आपके पास मौजूद होता है। तो मुझे बताएं, अगर 6 पेजेस हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा हेडर के लिए आमतौर HTML पे के तो आप अंदर? हमें एक बार बार कॉपी कंपोनेंट पेस्ट करना पड़ता है, लेकिन हर इसमें ये दफा है कि एक कॉपी दफ़ा हम पेस्ट करना, कंपोनेंट बना लेंगे तो बस एक ही दफ़ा ये यूज़ आप होगा। कंपोनेंट का बिल्कुल सही। सारे। तो सर सर हम एक कॉपी सवाल पेस्ट भी है तो कर सकते हैं ना प्लीज। सीधा सीधा, यही जो तो उसका सवाल, सारा कोड यही मैं बताना कॉपी चाह रहा हूँ। मारा देखिए उसको। कॉपी पेस्ट से होगा क्या, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए आपने 6 पेज में कॉपी पेस्ट कर लिया, बहुत आसान था। अब आपके पास रिक्वायरमेंट आ जाती है, यार फेसबुक का हेडर का कलर ब्लू है, अब मुझे रेड करना है, अब मैं क्या करूँ? ये तो एक कंट्रोल आसान सी कंटेनर मिसाल है, एफ। आप कहोगे कि यार ये तो मैं स्टाइलिंग से हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा अब मैं कहता हूँ कि प्रॉप्स मेन्यू आइटम एक और ऐड करना है, अब मैं क्या करूँ ये बताएं। प्रॉप्स नहीं यूज करेंगे इसके लिए? अभी तो रिएक्ट की बात ही नहीं कर रहा, अभी तो मैं नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट की बात कर अच्छा सर वो सॉरी। सेंटर स्टेट बना के वहां से वो जो क्लासेस सर हम बनाते हैं जावा में, C++ में, उस तरह जावास्क्रिप्ट में ES6 में जाके हमें क्लास बनाएंगे, वहां से पास करते जाएंगे, क्लास को अपडेट करेंगे, नीचे सब कुछ खुद जो उसकी क्लास से कॉल हो रही होगी अपडेट हो जाएगी। इज इट पॉसिबल सर? देखिए पॉसिबल तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जिस तरीके से आप अभी बात कर रहे हैं ना, उस तरीके से हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से काम नहीं कर सकते। उसके लिए फिर हमें अलग से बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, यानी एडिशनल काम करने पड़ते हैं हमें, जिसकी वजह से हम ये सारी चीजें करते थे किसी जमाने में, ठीक है। तो इससे होता क्या था, हम लोगों को जो बिजनेस लॉजिक से क्या मतलब कि आपको जो फीचर्स बनाने हैं, लेट से लॉगिन का फीचर बनाना है, आपको पोस्ट का फीचर बनाना है, आपको कमिट का फीचर बनाना है, आपको एडवर्टाइजमेंट का फीचर बनाना है, या ग्रुप्स के फीचर बनाने हैं, आप फिर इनके ऊपर फोकस कम हो जाता था आपका, और फोकस ज्यादातर क्या हो जाता है UI साइड पे, कि मुझे इसके साथ ये करना है, अगर ये दूसरे पेज पे जाएगा तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैंडलिंग थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही थी, ऐसा था। मैं तो अभी 6 पेजेस की बात कर रहा हूँ, तो छोटी एप्लीकेशन है। आपको पता है कि जब एप्लीकेशन बनती है तो
पेजेस की कोई काउंट नहीं होता, चलता रहता है, अलग अलग फीचर्स आते रहते हैं, अलग अलग चीजें आती रहती हैं, ठीक है। तो रिएक्ट के साथ फायदा ये होगा कि हम ये सारी चीजें बहुत इजीली हैंडल कर लेंगे, बहुत इजीली, ठीक है। और रिएक्ट को सबसे यूज करने का सबसे बड़ा फीचर फायदा यह है कि इसकी कम्युनिटी बहुत अब स्ट्रांग हो चुकी है, बिग है, और इसका इकोसिस्टम ह्यूज है। इकोसिस्टम ह्यूज होने का मतलब ये है कि अगर मैं सोचता हूँ मुझे ये वाला काम करना है रिएक्ट के अंदर, तो उसकी आपको कोई ना कोई पहले से लाइब्रेरी मिल जाएगी काफी हद तक, ठीक है। अगर नहीं मिले लाइब्रेरी तो मैं क्या करूं, फिर बताएगा। लाइब्रेरी नहीं मिली तो अपना लॉजिक लिख लेंगे, यही हो सकता है। एग्जैक्टली फिर हमें खुद अपना लिखना पड़ेगा, और आप अपना जो भी लॉजिक है या जो भी आपको लिखना है वो किस में लिखेंगे, हम अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि रिएक्ट ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट है तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप अपना काम खुद कर सकते हैं। अच्छा, तो हमारा काम आसान किस तरह होता है? हमारा काम, जी जी बोलिए सर। अगर हम ज्यादातर सर लाइब्रेरीज और प्लगइन यूज करते हैं तो इससे हमारा कोडिंग जो वो हैबिट्स हो वो तो इफेक्ट नहीं होती सर? नहीं होती, डिपेंड करता है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप पूरी एप्लीकेशन ऐसी बनाएं कि सारा का सारा काम लाइब्रेरीज कर रही हो, फिर तो आपको रिएक्ट यूज करने की जरूरत ही नहीं थी सर। लेकिन नोड मॉड्यूल बहुत हैवी हो जाएगा, वो तो वेबसाइट फिर बहुत ज्यादा हैवी नहीं चलेगी, लोड बहुत ज्यादा लेगी जब। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन इसके लिए भी तरीके होते हैं ना। इसका ये मतलब थोड़ी है कि जिस तरीके से हमने एक इंडेक्स की फाइल बनाई और उसके अंदर 10 लाइब्रेरीज एक साथ स्क्रिप्ट के अंदर ऐड कर दी, उसको परफॉर्मेंस के लिए बेहतर करने के लिए हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे लेजी लोडिंग हो गया, जैसे जिस पेज के ऊपर या जिस कंपोनेंट के अंदर स्पेसिफिक वो लाइब्रेरी यूज हो रही हो, तो जब वो कंपोनेंट चले तब ही वो लाइब्रेरी यूज हो, वरना तो वो लाइब्रेरी यूज ही ना हो। ये सारे परफॉर्मेंस के ऊपर बात है ना। ये तो हम जब करेंगे जब हम थोड़ा सा रिएक्ट सीख जाएं और उसके बाद हम काम करना स्टार्ट करें, वो भी डिस्कस करेंगे हम थोड़ी देर में। अच्छा, कैसे हम रिएक्ट को यूज कर सकते हैं? स्प्लिटिंग इनटू कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स क्या है डिस्कस करते हैं। पहले हमारी जो एप्लीकेशन होती थी वो क्या होती थी, मल्टी पेज होती थी। हर दफा हम क्लिक करते थे तो क्या होता था, हमारा पूरा पेज लोड होता था हर दफा, याद है आप लोगों को? जी सर। ठीक है, जैसे मैं होम पे क्लिक करता था तो होम का पूरा पेज एक दफा गायब होता था और फिर रीलोड होता था, आपको नजर आता था कि हाँ यार अब सारी चीजें होम की आ रही है। जैसे ही मैं अबाउट पे क्लिक करता था वापस पेज ब्लैंक होता था और फिर वापस से सारी चीजें अबाउट की लोड होना स्टार्ट हो जाती थी। ये सारी चीजें थी मल्टी पेज एप्लीकेशंस। अब इसका एक पूरा एक वो है बैकग्राउंड के, जब आप क्लिक करते थे सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती थी, सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट के बिहाफ पे आपके सामने HTML लेके आता था और HTML आपके ब्राउजर में शो होती थी। इसी तरीके से वापस आप अबाउट पे क्लिक करते थे, वो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती थी, सर्वर उसके बिहाफ पे कोई HTML होती थी सर्वर के पास, वो आपके क्लाइंट पे लेके आता था, यानी आपके ब्राउजर में लेके आता था, और फिर आपको ब्राउजर में अबाउट का पूरा पेज नजर आना स्टार्ट हो जाता था। तो ये थी मल्टी पेज एप्लीकेशंस पहले जो हम यूज करते थे। रिएक्ट को जब हम यूज करते हैं तो वो कितने पेजेस पे एप्लीकेशन बनाता है? सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर ये सिंगल पेज एप्लीकेशन हम इसको कहते हैं कि चलो यार रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो फिर हम ये काम कैसे करेंगे कि होम के पेज पे होम खुले, अबाउट के पेज पे अबाउट खुले, ये लिंक्स कैसे हम बना सकते हैं? फिर हम राउटिंग के थ्रू, राउटिंग सर। सर उसमें एक कंपोनेंट होगा जो हमारा मेन कंपोनेंट होगा जिसको हम रेंडर करवाएंगे, उसके अंदर हम बाकी कंपोनेंट्स को रेंडर करवाते हैं। सर एक सवाल था सर हम जैसे सर्वर के लिए कोडिंग करते हैं तो उसमें राउटिंग करते हैं ना सर, तो सर रिएक्ट के लिए जो है लाइब्रेरी है राउटिंग की, तो सर हम वो क्लाइंट साइड वाली लाइब्रेरी यूज करेंगे राउटिंग के लिए या फिर हम सर्वर पे करेंगे सर? बिल्कुल सही कहा, क्लाइंट साइड ही होगी। हाँ क्लाइंट साइड। जब से हम सिंगल पेज एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब ही यही है कि सारी राउटिंग जो होगी ना आपकी क्लाइंट साइड के ऊपर होगी। तो इससे फायदा ये होगा कि सर्वर के ऊपर बिल्कुल भी लोड नहीं होगा, जो भी आप राउट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका फायदा ये हो जाएगा कि वो उस राउट के ऊपर आपके पास क्लाइंट साइड से ही चले जाएगा। सर आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट राउट सर। सर ये जब हम राउट कर रहे हैं, लोड तो हम कर रहे हैं ना, HTML लोड कर रहे हैं ना उसके ऊपर, लेकिन ये फिर क्या फर्क रह गया मल्टी पेज एप्लीकेशन और सिंगल पेज एप्लीकेशन में? जब राउट किया, क्लिक किया तो होम के पेज से जब गया प्रोडक्ट के पेज पे, तो फिर रेंडर तो हुआ ना डॉम ही दोबारा, तो वो फिर बिल्कुल तब भी ऐसे होता था कि हम जावास्क्रिप्ट ला के HTML ला के करते थे राउट। तो डिफरेंस क्या है सर इनमें?
इसमें डिफरेंस ये है कि देखिए मल्टी पेज एप्लीकेशन में ना जब भी आप किसी भी राउट के ऊपर क्लिक करते थे तो वो सर्वर साइड पे रिक्वेस्ट लेके जाता था। तो ये मल्टी पेज एप्लीकेशन थी। सर्वर आपको बताता कि अब ये वाला पेज लोड करना है, सर्वर आपको बताता था कि होम के बिहाफ पे ये करना है, अबाउट के बिहाफ पे ये करना है, कॉन्टेक्ट के बिहाफ पे ये करना है। लेकिन जब हम सिंगल पेज एप्लीकेशन की बात करते हैं ना तो ये रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती ही नहीं है। मजे की बात ये है सर्वर पे लोड ही नहीं है। सर्वर पे सिर्फ एक दफा लोड होता है, कब? जब आप लिखते हैं www.yahoo.com। जैसे ही yahoo.com पे जाएगा ये एक वहां से HTML लेके आएगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट और आपके ब्राउजर में आ गई। और जैसे ही आपके ब्राउजर में आई तो समझ लो वो उसने पूरी रिएक्ट चला दी, अगर हम रिएक्ट के केस में सिंगल पेज एप्लीकेशन की बात करते हैं। और उसके बाद आप जब भी क्लिक करेंगे, एक मिनट, इसके बाद आप जब भी क्लिक करेंगे किसी भी लिंक पे, लेट्स से होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, अब इसके लिए रिक्वेस्ट अलग से सर्वर पे नहीं जा रही, इसकी रिक्वेस्ट आपके क्लाइंट साइड से ही हैंडल हो रही है। ये कैसे, ये हम दिखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो सर वो जो फाइलें index.js में जो कंपोनेंट्स होंगे वो सारे कंपोनेंट्स फौरन लोड हो जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ? ऐसा ही है एक्चुअली होगा क्या वो, लेकिन इससे जो है वो SEO खराब हो जाती है वो कहते हैं, तो वो SEO को फिर वो हम किस तरह से फिर डिवाइड करेंगे? ठीक है, SEO के लिए अगर आप, अभी हम लॉन्ग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, इन शॉर्ट में बता देता हूँ। SEO के लिए हमें सर्वर साइड रेंडरिंग चाहिए होती है। यूजिंग रिएक्ट हमें सर्वर साइड रेंडरिंग चाहिए होती है। अब ये क्या है, एक अलग टॉपिक है, फिर हम SEO के जब आगे जाके थोड़ा सा देखेंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सर ये हम कहते हैं कि रिएक्ट फास्ट बहुत ज्यादा फास्ट है, तो सर ये जब एकदम www.yahoo.com से डाटा लेके आ रहा है तो वो फिर फास्ट कैसे है, इतनी फास्ट कैसे हो सकता है पॉसिबल? ये दोस्त वो वन टाइम पे डेटा लेके आ रहा है ना आपके पास, वो वन टाइम पे आपके पास डेटा लेके आया और आपके कैशे के अंदर आ गया ब्राउजर के। अब जब भी आप क्लिक कर रहे हैं तो उसके लिए रिक्वेस्ट आपकी कैशे से हैंडल हो रही है, ना कि सर्वर पे बार बार जा रही है। अगर क्लाइंट को रिसोर्सेज कम है तो वो क्रैश नहीं होगा उसका सिस्टम? नहीं, क्या, सॉरी वापस बोलिए। अगर क्लाइंट के पास कैशे और दूसरे रिसोर्सेज, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज कम है तो उसका ब्राउजर क्रैश नहीं होगा? ना, सारी दूसरी वेबसाइट चल रही है, अनरिस्पॉन्सिव नहीं हो जाएगा? अगर क्लाइंट ने बहुत, सॉरी ओ चक रहा थल्लो, तो भाई माइक म्यूट करो यार, माइक म्यूट कर दो यार। अच्छा, अगर क्लाइंट के पास बहुत सारे रिसोर्सेज एक साथ लोड हो जाएंगे, जैसे इंडेक्स में हमने बहुत सारे कंपोनेंट्स दिए, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, वो सारे तमाम दे दिए, और वो जब क्लाइंट ने लोड किया उसके पास वो तमाम कुछ आ गया। अब उसका कोई पुराना पीसी था, कम रैम थी, और उसकी वो टैब्स भी उसने ज्यादा की हुई थी ओपन, तो उसका वो ब्राउजर जो होगा वो अनरिस्पॉन्सिव नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए मैं यही आपसे अर्ज कर रहा था। अगर आप खुद सोचें, अगर आपकी, हम कहते हैं कि रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन है और हमारे पास लेट से जो हमने राउट्स बनाए हुए हैं वो 100 के करीब राउट्स हैं, थोड़ी देर के लिए ये सोचा आपने, तो उस केस में तो आप ये कहोगे कि यार ये तो बहुत ही स्लो हो जाएगा, क्योंकि 100 पेज सबसे पहले डाउनलोड भी तो होंगे हमारे पास। ऐसा है जी? ऐसे ही लग रहा है जी, ऐसा ही लग रहा है ना? बिल्कुल, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, ऐसा है नहीं। मैंने इससे पहले एक वर्डिंग यूज की, हम परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए इसके अंदर लेजी लोडिंग भी यूज करते हैं, याद है? हाँ जी। हाँ, तो अब लेजी लोडिंग का फायदा ही यही होता है कि अगर मैं स्लैश की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो क्या करेगा, सबसे पहले स्लैश का डेटा लाके आपके हाथ में दे दिया ताकि आपकी वेबसाइट चल जाए, आपको जो स्पेसिफिक चीजें चाहिए वो मिल गई आपको। इसके बाद वो दूसरी चीजें बैकग्राउंड के ऊपर डाउनलोड कर रहा होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो लेजी लोडिंग जो है वो नेक्स्ट कंपोनेंट सर्वर से लेके आएगा फिर? हाँ, वो नहीं, नेक्स्ट कंपोनेंट सर्वर से लेके नहीं आएगा, लोड बाद में करेगा। जो जिसकी जरूरत पहले है वो चीज पहले लोड हो गई, और जिसकी जरूरत नहीं है वो चीज बैकग्राउंड में आराम से लोड होती जा रही है। अच्छा, वो लोड हो रही है। परफॉर्मेंस, हाँ, आपकी परफॉर्मेंस डाउन नहीं होगी, वो फास्ट ही रहेगी। अच्छा, अच्छा, तो वो बैकग्राउंड में किस फॉर्मेट में होगी, किस तरह से होगी? तो जैसे आपके क्लाइंट पे चल रही है। मैं आपको बताता हूँ ना, अब मुझे थोड़ा टाइम दें, सॉरी, मैं थोड़ा रिएक्ट पे आऊंगा, और रिएक्ट पे आने के बाद थोड़ा सा काम होने के बाद है ना, आपको एक बिल्ड बना के दिखाऊंगा कि जब ये बिल्ड बनती है तो ये करता क्या है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे मुझे, सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब आगे चलते थोड़ा सा। अब मजे की बात यह है, अगर मैं मल्टी पेज एप्लीकेशन की बात करता हूं तो हम लोग के पास ब्राउजर के अंदर क्या मिलता है, डॉम मिलता है। डॉम पता है सबको? यस सर। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल सबको पता है? यस सर। अब मुझे ये बताएं
कि जब मल्टी पेज एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, मल्टी पेज एप्लीकेशन के अंदर ये होता था, जब भी मुझे कोई चीज़ जावास्क्रिप्ट से ऐड करनी होती थी या डिलीट करनी होती थी या व्हाटएवर कुछ भी करना होता था, तो मुझे उसके एक्चुअल डॉम के अंदर काम करना पड़ता था। एक्चुअल डॉम का मतलब वही जो ब्राउजर के अंदर आपको डॉम मिला है। अब उस डॉम में क्या होता था, काम करना थोड़ा स्लो हो जाता था क्योंकि वो पूरे डॉम को आइटरेट करता था। जबकि सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर जो हमें डॉम मिलता है वो किसका डॉम मिल रहा है, रिएक्ट का। और रिएक्ट का डॉम जो होता है वो एक्चुअली जो होता है उसको हम इस वाले डॉम को क्या कहते हैं, किसी को पता है? वर्चुअल डॉम। बिल्कुल जबरदस्त, वर्चुअल डॉम। अब डॉम में और वर्चुअल डॉम में क्या फर्क है, कोई बताएगा मुझे? वर्चुअल डॉम तो एक और लेयर ऐड होगी ना, तो उसमें पहले वो जो कुछ भी काम हो रहा होगा फाइनल करने पे वो रियल डॉम में जाके वो सर्वर पे या जहाँ पे भी वो अपडेट करता होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक लेयर और ऐड हो जाने से सिस्टम फास्ट कैसे हो गया, वो तो चलें कह लिए ये जो नई लेयर ऐड हुई है वर्चुअल डॉम की, ये इमीडिएट मेमोरी में। अब देखिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले जो मुझे काम करना पड़ता था वो डॉम के अंदर काम करना पड़ता था जो ब्राउजर का एक्चुअल डॉम होता था। तो डॉम के अंदर एक्चुअल जो काम करना था ना वो काफी हैवी था। अगर मुझे एक ही वक्त में 3-4 काम करना, कोई लाइक पे क्लिक कर दे, कोई कमेंट कर दे, कोई क्या कर दे, कोई क्या कर दे, तो डेफिनेटली अगर मैं एक्चुअल डॉम के अंदर उसको मैनिपुलेशन कर रहा हूँ ना तो सम टाइम, क्योंकि ब्राउजर के अंदर मैनिपुलेट करना थोड़ा सा हैवी टास्क है। अब वर्चुअल डॉम का क्या फायदा है, हमने एक ब्राउजर का डॉम लिया, हमने कह दिया कि यार ये एक डिव है, इस डिव के अंदर आपको रिएक्ट की एप्लीकेशन चलानी है, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, अब ये सुनिएगा आप। अब ये क्या करता है, अब रिएक्ट के अंदर हम कंपोनेंट्स बनाते हैं। अब रिएक्ट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हमने बना के काम किया हुआ है ना वो रिएक्ट के वर्चुअल डॉम के अंदर मौजूद है। अब फायदा ये है कि ये सारी चीजें ऑन मेमोरी है, ऑन मेमोरी हम जितना भी काम करते हैं ना तो सारा वर्चुअल डॉम के अंदर काम करते हैं। और जब इसको राइट करना होता है एक्चुअल डॉम में तो उसको पता है कि मुझे कौन सा पार्ट रीराइट करना है और कौन सी चीजों को ही सिर्फ मतलब मैनिपुलेट करना है, खत्म। अब वो डॉम को पूरा नहीं छेड़ता, वो स्पेसिफिक एक दफा डॉम के अंदर रेंडर हो चुका है ना, अब वो स्पेसिफिक अपने पार्ट को ही, जो भी उसके साथ चीजें चेंज हो रही हैं या व्हाटएवर जो भी हो रहा है वो स्पेसिफिक उस पार्ट को करेगा, ना कि पूरे डॉम को छेड़े। पूरे डॉम को छेड़ेगा तो आपकी एप्लीकेशन हैवी होना स्टार्ट हो जाएगी। वर्चुअल डॉम का फायदा यही है, जितना हमने काम किया हुआ रिएक्ट के कंपोनेंट में काम किया और वो उसके वर्चुअल डॉम के अंदर मौजूद है। जो वर्चुअल डॉम जब कंप्लीट हो जाता है तो वो वापस से एक्चुअल डॉम को बताता है कि यार मुझे स्पेसिफिक यहाँ पे ये चीजें मैंने चेंज की, इसको चेंज कर दे बस। तो इससे आपके पास फास्ट हो गया ये काम। अब कैसे, ये भी अभी जब मैं कोड आपके पास एक दफा दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अभी 2 मिनट और रुक जाए। अच्छा, अब मजे की बात है, जब हम रिएक्ट यूज करते हैं तो रिएक्ट के अंदर एक फॉर्मेट हम यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं? JSX। अब मुझे ये बताएं JSX क्या है एक्चुअली? जावास्क्रिप्ट XML सर। इन सिंपल वर्ड्स में आपको तो HTML है, मिक्स करें XML और HTML और जावास्क्रिप्ट को। HTML की तरह लैंग्वेज है जो जावास्क्रिप्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। JSX का मतलब एक्चुअली ये है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं कि JSX को यूज करते हुए मैं अपनी एक ही फाइल के अंदर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये तीनों चीजें यूज कर सकता हूँ। अगर मैं अभी आपको थोड़ी देर के लिए कहूँ कि मुझे HTML यूज करनी है तो आप उसके लिए कौन सी फाइल यूज करते हैं? .html। CSS के लिए .css के लिए .js, ऐसे ही है ना। लेकिन JSX की मदद से, समझने आप थोड़ी देर के लिए, JSX के फॉर्मेट की मदद से आपके पास ये कंट्रोल मिल गया कि आप एक ही जावास्क्रिप्ट या JSX फॉर्मेट, जावास्क्रिप्ट की फाइल में JSX फॉर्मेट हम यूज करते हुए हम तीनों काम एक ही फाइल में कर सकते हैं। हम स्टाइलिंग भी लिख सकते हैं अपनी, CSS भी, हम अपनी HTML भी लिख सकते हैं और हम अपनी जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। कैसे, वो अभी हम जब रिएक्ट स्टार्ट करते हैं काइंडली माइक म्यूट करवा दें। तो JX और JSX में क्या फर्क हो जाता है फिर? JS का मतलब तो जावास्क्रिप्ट है ना। नहीं हाँ जी, वो जो तो दूसरी एक फॉर्मेट है रिएक्ट में, मेरे ख्याल में उसमें HTML नहीं कंबाइन कर सकते। एग्जैक्टली। JX शायद होती है, ये JS है। JSX के अंदर हम स्ट्रिंग यूज करते हैं। अगर मुझे HTML लिखनी है तो आपको पता है ना, स्ट्रिंग में HTML लिखता हूँ और फिर उसको एम्बेड करवाता था।
लेकिन JSX के अंदर हम एक्चुअल HTML लिखेंगे। कैसे, देखते हैं इंशाल्लाह। अब देखिए हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की। तो अब मैंने कहा था ना पहले कि अब हम जिस भी लैंग्वेज पे काम करते हैं हमें उसको उस हिसाब से सोचना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट में अगर मुझे कोई काम करना है तो मुझे जावास्क्रिप्ट के बारे में पता है, मैं जावास्क्रिप्ट के हिसाब से सोचूंगा कि यार इस एप्लीकेशन को जावास्क्रिप्ट के हिसाब से कैसे बनाऊं, ठीक है। इसी तरीके से आप ये सोचिए, आप रिएक्ट की बात करें तो आपको रिएक्टिव माइंड से सोचना है कि रिएक्ट के अंदर अगर मुझे ये काम करना होगा तो मैं कैसे करूंगा। रिएक्ट के अंदर आपको पता है कि हम लोग काम करते हैं कौन सा, कंपोनेंट बेस्ड। तो क्या आपको पता है कि एक एप्लीकेशन के अंदर ऑलमोस्ट ये चीजें होती हैं, हेडर होता है आपका, साइड बार होता है, आर्टिकल होता है और हेडिंग होती है, ठीक है ना। तो ये देखिए अगर मैं इसको रिएक्ट के हिसाब से सोचूं तो ये रिएक्ट के अंदर मैंने एक इसको अपना सोचा कि यार ये सामने एक मेरे पास पेज मौजूद है, इसमें जो हेडर होगा उसको मैं एक कंपोनेंट बना लूंगा, साइड बार होगा इसको एक कंपोनेंट बना लूंगा, हेडिंग्स होंगी इसको एक कंपोनेंट बना के, और उसका जो डिटेल या टेक्स्ट होगा उसको एक कंपोनेंट बना लूंगा। अब मुझे ये थोड़ी देर के लिए बताएं, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मैं खुलता हूँ दराज पी के, तो बल्कि दराज पी के मुझे लग रहा है कि चलें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर मुझे ये सोचना हो कि इसको कंपोनेंट बेस कैसे तोड़ूं, क्या कोई बताएगा मुझे? सर पहले नैवबार ले लें, वो एक कंपोनेंट है। उसके बाद ये जो नीचे टैब्स बने हुए ट्रांसमॉल इमोट, ये एक अलग से कंपोनेंट बन जाएगा पूरा। और ये फ्लैश सेल का एक मिनट, ये जो कंपोनेंट बनेगा तो ये पूरा एक कंपोनेंट बनेगा, ऐसा कह रहे हैं? जी सर। ठीक है, उसके पीछे सब कंपोनेंट होंगे। हाँ यही सवाल था, ठीक है। और एक फिर ऐसे फ्लैश सेल कलेक्शंस अलग अलग जो टैब्स वगैरह बनाए हुए ये ऐसे होंगे। अब देखिए इसको कंपोनेंट में मैं तोड़ के बताता हूँ आपको। मैं कहता हूँ कि यार ये जो पूरा सर्च बार है ना, मैं इसको भी एक कंपोनेंट कंसीडर करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि किसी पेज में आए किसी पेज में नजर ना आए, तो ये भी इसको हैंडलिंग करने के लिए मैंने इसको कंपोनेंट बना लिया, ठीक है। ये नेम बार जो आ रही है ऊपर टॉप वाली, इसको एक कंपोनेंट बना लिया। अब ये जो आपके पास टैब्स बने हुए हैं, इस टैब को सिर्फ एक कंपोनेंट बनाऊंगा, लेफ्ट से एक दफा ये कंपोनेंट बनाया, अब इस कंपोनेंट को मैं बार बार यूज कर सकता हूँ, ये इसका फायदा है। अब देखिए यही एक कंपोनेंट मैंने इधर भी यूज किया, यही कंपोनेंट मैंने इधर भी यूज किया, यही कंपोनेंट इधर भी, यही कंपोनेंट इधर भी, ये तो इसमें फिर डाटा कितना आएगा, ठीक है। और ये देखें ये है हमारे पास आइटम्स, ऐसा ही है ना, ये आइटम्स है ना। मैंने एक आइटम का कंपोनेंट बना लिया, लेट्स से ये वाला एक कंपोनेंट बना लिया कि भाई इसके अंदर मैं तस्वीर दूंगा, कोई टैक्स दूंगा और प्राइस दूंगा, तो ये कंपोनेंट है मेरा। अब एक दफा कंपोनेंट बनाऊंगा, अब इसको मैं जितनी दफा चाहूं उसको यूज कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे कितनी दफा यूज कर सकता हूँ, 1 2 3 4, अनलिमिटेड टाइम। आप जितनी दफा, कंपोनेंट एक ही बनेगा। अगर आप गौर से देखें तो इसका फॉर्मेट एक ही है, एक इमेज है, नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है एंड देन कोई प्राइस है। तो इसका फायदा क्या हुआ कि सिर्फ ये वाला एक बॉक्स सिंपल सा, ये मैंने एक अपना एक कंपोनेंट बनाया एंड गुड, चलो भाई कंपोनेंट रेडी हो गया। अब मजे की बात है, अब इसको मैं कोई भी इमेज, कोई भी टेक्स्ट दूं और कोई भी प्राइस दूं, सर ये तो एक तरह की CSS की क्लास हो गई ना? नहीं क्लास नहीं होगी, कंपोनेंट वाइज। अभी हमें कंपोनेंट सोचना, CSS नहीं सोचना। सर ये हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप हर आइटम का ये फॉर एग्जांपल अगर कार्ड बनाते हैं तो उसमें आप ऐसे तो नहीं करेंगे ना कि आपने हर कार्ड पे जाके हर कार्ड का टाइटल भी चेंज करें और आप प्राइस भी चेंज करें। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे ना, एफिशिएंसी नहीं होगी, क्योंकि आप फिर पूरा दिन लगा देंगे एक एक प्रोडक्ट को चेंज करने में, क्योंकि दराज के पास तो कोई लाख प्रोडक्ट्स होंगे। तो अगर कोई API आपके पास हो जिसमें डेटा अवेलेबल हो, तो उस API को हम कैसे यूज करेंगे कि हर कार्ड में। मुझे 1 मिनट देंगे? देखें अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। टेस्ट रिजवान साहब काइंडली माइक म्यूट कर लें, ये पता नहीं मेरे पास ही आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है कि सबके पास आ रहा है। यार प्लीज माइक म्यूट कर दें, क्योंकि मेरे साथ अभी कोई बैठा हुआ नहीं है, वरना मैं सबके माइक एक साथ ही म्यूट कर सकता हूँ। अच्छा जी, तो अब जो अपना माइक अनम्यूट करना चाहे वो आराम से कीजिएगा। तो अभी हम डिस्कस करते हैं, लेट्स से ID 1 2 3, ठीक है। अभी आप लोगों के सवाल का जवाब दे रहा हूँ कंपोनेंट बेस्ड सोचने के लिए, ठीक है। अभी प्रोडक्ट की बात थी ना, सॉरी, यहाँ पे हम कह देते हैं प्रोडक्ट्स इन सिंपल वर्ड्स। प्रोडक्ट के अंदर हमने क्या क्या चीजें देखी? इमेज देखी, और क्या देखा था हमने? टाइटल, प्राइस था, हाँ सॉरी, डिस्क्रिप्शन उसकी,
और डिस्क्रिप्शन एंड देन उसकी लेट्स से प्राइस, ये $10। अब मुझे ये बताएं कि एक मुझे अगर कार्ड बनाना होता है तो क्या करता हूं मैं यूजुअली, ये ऑब्जेक्ट मौजूद है तो आपके पास क्या होगा, एक बॉक्स होगा, ऐसे ही है ना, ये एक उसका इमेज होगा। हाँ एक, अब हम कहते हैं इसको ये होगा जरा कंपोनेंट कह कहते हैं, सकते हैं। मैं बताता हूँ, एक मिनट, एक कंपोनेंट, अभी ये ऐसे कंपोनेंट बनेगा नहीं, वैसे मैं फिर भी ऐसे समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ये कंपोनेंट हम बना रहे हैं द्रव, जो कि हम कहते हैं ये एक लेट्स से कोई आपके पास स्टाइलिंग लगी हुई होगी कार्ड की, ठीक है, थोड़ी देर के लिए सब कुछ, फिर हम कहते हैं कि यार एक और डिव होगा जिसके अंदर हम देते हैं इमेज एंड देन उसकी डिस्क्रिप्शन, और फिर लास्ट में एक और डिव मार दें या डायरेक्ट स्पैन दे के आप प्राइस भी बता सकते हैं, जैसे आपका स्ट्रक्चर होगा, सबके अपने अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, जैसे आपका स्ट्रक्चर हो। तो ये प्राइस, तो अब मुझे बताइए मैंने कितने कंपोनेंट बनाए, ये एक ही बनाया, लेकिन ये आप एक डेटाबेस से component ले लेंगे ना, इस पे कोई वो लगा देंगे लूप वगैरह, तो एग्जैक्टली वो तो क्योंकि ये जो आपके प्रोडक्ट है, जैसे आपने कहा था दराज के पास हजारों प्रोडक्ट है, अब भाई 2000 आ जाए या 3000 आ जाए मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फॉर्मेट सेम है, ये कंपोनेंट बना हुआ है, एक लूप लगाऊंगा, प्रोडक्ट्स डॉट फॉर ईच पड़ा हुआ है ना जी। लेकिन ये ये काम हम सिंपल जावास्क्रिप्ट और कर सीएसएस में भी सकते हैं, कर सकते हैं, इसमें हमें क्या बेनिफिट हुआ? नहीं सिंपल जावास्क्रिप्ट के अंदर आप कंपोनेंट को दूसरे, अगर मुझे एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाना तो आपको कॉपी करके लेके जाना पड़ेगा ना। नहीं, मैंने तो इसी तरह से सिंपल एक क्लास बनाई और जो जावास्क्रिप्ट की फाइल लिखूंगा उसमें सिर्फ मैंने डेटाबेस से वो डेटा रिट्रीव करना है और उसमें सिर्फ पुट करते जाना है, सिर्फ चंद लाइन का कोड होगा, वो तमाम उसमें पुट कर लेकिन देगा। फिर बात वही आगे खड़ी हुई है ना, वो सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है ना आपकी अभी भी, सारी अच्छा। चीजें हर पेज पे आपके पास, हर पेज पे सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है, लोड होता है, फिर आता है वापस वो जावास्क्रिप्ट दोबारा। अच्छा एक और चीज बताएं, मल्टी पेज एप्लीकेशन के अंदर पहले बात कर लेते हैं, ये कंपोनेंट वाला समझ में आया आपको? अब देखिए ये फायदा है कि एक कंपोनेंट बनाया, अब इसको मैं बार बार रीयूज कर सकता हूँ। सर कंपोनेंट के रिलेटेड एक सवाल था सर। जी जी बोलिए। सर देखिए जब हम दराज पे अमेज़न पे किसी पे भी जाके हम अपना अकाउंट बनाते हैं तो हम एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करते हैं। सर हम अपनी जब प्रोडक्ट उस पे अपलोड करते हैं इनके उसकी डिस्क्रिप्शन, तो सर वो क्या बैकएंड पे जाके पूरा कंपोनेंट बना रहा होता है कि वो क्या यूज कर रहा होता है उसके अंदर? ना देखिए एक्चुअली हुआ क्या, अब ये समझिए आपका डैशबोर्ड है, थोड़ी देर के लिए ये सोचिए आपके पास एक एक्सेस पड़ा हुआ है कि यार आप अपनी प्रोडक्ट ऐड करो, आप गए यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट ऐड की, आप जब प्रोडक्ट ऐड करोगे तो क्या होगा मुझे ये बताओ, ये वाला ऑब्जेक्ट किस पे सेव होगा, ये समझ लें ये सर्वर के ऊपर डेटाबेस में ये प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि आपने एक प्रोडक्ट बनाई और क्रिएट होके ये वाले प्रोडक्ट कहाँ पे सेव हो जाएगी, डेटाबेस यहाँ पे आ जाएगी डेटाबेस में। सर वो तो आ जाएगी, लेकिन ये है कि हमारी प्रोडक्ट ही ज्यादा, मतलब मिसाल के तौर पे अब मतलब मैं कोई अलग चीज बेच रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेना कि मोबाइल की एक ई कॉमर्स शॉप है, मैं सर उसमें जाकर टिश्यू पेपर का डिब्बा अंदर बेच रहा हूँ साथ कम्प्लीमेंट्री, तो सर वो जब मैं बनाऊँ तो टिश्यू पे एक नया कंपोनेंट जनरेट करेगा बैक एंड पे जाके कि वो भी डेटाबेस में फेंक देगा जाके? नहीं ना, देखें अब ये आपने केस बिल्कुल ही डिफरेंट बताया, अभी मैं आपको सिंपल सी बात कर रहा हूँ, ये समझ लें आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं ये दराज की कोई दूसरी आइटम्स हैं और ये जो आपने ऐड किया ये मोबाइल ऐड किया हुआ आपने, ठीक है, अपना मोबाइल का प्रोडक्ट ऐड किया, ठीक हो गया, ठीक है, यही वाला सवाल है ना। अब मुझे ये बताएं अगर मैं दराज पे भी देखता हूँ तो ये देखें तीनों चारों प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं, ये किसी और से रिलेटेड है, ये जिम से रिलेटेड है या आपकी डोर से रिलेटेड है, इसकी टाइप कोई भी हो, लेकिन देखो दिखाने का तरीका एक ही है, ये सोचे आप। अब यहाँ पे इसकी जगह मैं मोबाइल फोन डाल सकता हूँ, मोबाइल फोन की तस्वीर आपने यहाँ डाली, यहाँ पे मोबाइल फोन की डिस्क्रिप्शन आपने डाली और यहाँ पे आपने मोबाइल फोन की प्राइस डाल दी, दिखाने का तरीका तो एक ही है ना आपका, प्रोडक्ट कोई भी हो XYZ, मैं तो कह रहा हूँ सर्फ हो डिटर्जेंट हो कोई भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, दिखाने का तरीका आपका सेम ही है। अब अगर सर्फ भी होगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे सर्फ की तस्वीर डालोगे, यहाँ पे सर्फ की डिस्क्रिप्शन लिखोगे और यहाँ पे प्राइस लिखोगे, यही होता है ना। अगर मैं दराज की भी बात करता हूँ तो इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप गौर से देखें तो ये देखें एक ही फॉर्मेट में चल रहे हैं, ये टाइप्स अलग अलग हैं, भले मोबाइल है ये जैकेट है या व्हाटएवर कुछ भी है, लेकिन इसकी टाइप्स भले अलग है लेकिन दिखाने का तरीका एक ही है, तस्वीर आ रही है, तस्वीर के नीचे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के नीचे प्राइस। हाँ अब आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो
कि अगर कोई मोबाइल पे करे तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मोबाइल दिखाओ, और लेकिन अगर मोबाइल दिखाओगे तो भी उसका तरीका तो यही होगा ना इसका, यहाँ पे मोबाइल्स की तस्वीर आ रही होंगी, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन, उसके नीचे प्राइस। तो आपको ये आपके डिजाइन के अंदर मौजूद है कि आपको आइटम या प्रोडक्ट इसी तरीके से दिखाना है। तो आपको सिर्फ जिंदगी में एक दफा उस स्टाइल को मेंटेन करना है और उस कंपोनेंट को मेंटेन करना है, और उस कंपोनेंट को जहां चाहे आप यूज कर सकते हैं। इसका फायदा यही है, डायनामिक है कि आप इसको जो चीज प्रोवाइड करोगे वो शो कर रहा है। अब इमेज इसमें डिटर्जेंट की हो, मोबाइल की हो, व्हाटएवर किसी की भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं कंपोनेंट को। सर मैं ये समझाऊं अभी तक, अगर सर मैं गलत हूं काइंडली मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कि कोई भी हमने एक कंपोनेंट का डिजाइन डिफाइन कर लिया कि ये आईडी होगी, ये इसका इमेज होगा और ये डिस्क्रिप्शन होगी। अब हम जो भी नई एज ए डैशबोर्ड से प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ये जो आपने लिखा आईडी 1 2 3 यूआरएल लिखा हुआ है, ये सारा डेटाबेस में सेव हो जाएगा। और जब हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे, कोई भी बंदा रिक्वेस्ट करता है, तो वो उसको प्रोडक्ट का यूआरएल के से एचआरएफ करके दिखा देगा। ये क्या सर? ऐसा ही है बिल्कुल। ये देखिए ना, यहाँ पे भी अगर आप गौर से देखें तो इसने यही किया हुआ है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें इसने इमेज में भी तो यही यूज किया हुआ है। आप गौर से देखें, ये सोर्स यूज किया हुआ है ना, इसने इमेज के अंदर सोर्स यूज किया हुआ है। ये देखें ग्लोबल है, ग्लोबल है, जब भी तो आप देख सकते हैं। ये देखिए इमेज ऐसे ही होता है। इमेज कोई भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको आप लिंक देंगे या डायरेक्ट इमेज देंगे, व्हाटएवर, कुछ भी, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। आपको अपना कंपोनेंट खुद आपको पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे इसको यूआरएल देना है या मुझे इसको सिस्टम में से कहीं जाके फाइल देनी है, ये सारी चीजें आपको पता है। इसको अभी और तोड़ते हैं ना, मजीद तोड़ते हैं। अभी आप देखें, हम वापस से चलते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे। सर एक बात पूछ रही हूँ। जी जी बोलिए। ये पिछली क्लास में तो हम Node.js नहीं पढ़ रहे थे। बहुत ही अच्छा सवाल है, मुझे नहीं पता तो मुझे पता था कि रिएक्ट स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं रिएक्ट को लेके चल रहा हूँ। सर वो Node.js से बताया था क्रिएट रिएक्ट ऐप कैसे बनाते हैं। हाँ, अभी मैं उससे आया नहीं हूँ। अभी मैं आपको रिएक्ट का बता दिए सर ने, बता दिया बस, ठीक है। तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, अभी रुकिए। अब देखिए, ये दूसरी एप्लीकेशन है। पहले हमने ई कॉमर्स की एप्लीकेशन देखी, उससे पहले हमने एक नॉर्मल वेबसाइट देखी जो आपके पास स्टैटिक वेबसाइट होती है, उसको अगर मुझे रिएक्ट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे सोचूंगा मैं। अब देखिए टू डू की एप्लीकेशन, ये आप 2 मिनट के लिए तस्वीर खुद अपने हिसाब से देखें और मुझे बताएं कि क्या ये जो भी लिखा हो ये कहाँ पे कंपोनेंट है, कहाँ पे क्या है, मुझे थोड़ा सा बताइएगा। पहले आप खुद तसल्ली से देख ले थोड़ी देर के लिए सुकून से कि ये टू डू की एप्लीकेशन। इसको जूम कर दूं थोड़ा सा, आप कहते हैं तो कर देता यार, ये बड़े मसले होते हैं। जी भाई, अब ये देखें, थोड़ा सा जूम कर दिया तो अब थोड़ा सा बेहतर नजर आएगा आपको। ये समझ लें आपके पास एक टू डू की एप्लीकेशन है। आपको अब ये टू डू की एप्लीकेशन रिएक्ट में बनानी है, तो आपको देख के क्या सोचना है कि क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से? ये एक सर्च का है और एक टू डू लिस्ट का, जिसमें ये फिल्म इंट्रोडक्शन, वीडियो और इसके बाद लास्ट में जो है ये ऐड टू डू का। ठीक है, तो आपको नहीं लग रहा कि 3 नहीं 4 कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे? सर वो जो एक टू डू का अब वो तो हम फिर मजीद फर्दर जो हैं सब कंपोनेंट्स तो बना सकते हैं फिर। हाँ, मतलब यही सर वो चाइल्ड कंपोनेंट है उसका, वो चाइल्ड कंपोनेंट उसे कह सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखें, जितना भी बनाने चाहे बना। हाँ, अब देखिए इसका फायदा क्या हुआ। ये देखिए, ये अगर ये कंपोनेंट बना हुआ सर्च का, क्लाइंट मुझे कहता है कि यार मुझे ऊपर भी सर्च चाहिए और नीचे भी, तो क्या मेरे लिए आसान नहीं हो गई कि अगर कंपोनेंट बनाया हुआ तो मैं उसको या तो ऊपर प्लेस कर दूं या नीचे प्लेस कर दूं? जी सर, ऐसे ही है ना। ये टू डू है, टू डू भी एक क्लाइंट कहता है मुझे इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए, ऊपर भी चाहिए, राइट पे भी चाहिए, लेफ्ट पे भी चाहिए, तो बहुत आसान है। इसका फायदा यही है कि कंपोनेंट बना हुआ है। अब इस कंपोनेंट को मैं 10 दफा यूज करूं या 20 दफा यूज करूं, बनाना सिर्फ एक दफा है, उसके बाद सिर्फ इस कंपोनेंट को यूज करना है। अब यूज करना किस तरह होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कंपोनेंट हो गया, ये लाइफ साइकिल अभी छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब थोड़ा सा हमारे पास डेटा जमा हो गया, अब हम किस पे काम करते हैं, थोड़ी सी एक रियल एक एप्लीकेशन रन करके देखते हैं, क्या ख्याल है? हाँ जी सही है, बहुत अच्छा है। रिएक्ट डैश डेमो, ठीक है, मैं चलता हूँ इस डेमो की क्लास में। ओह सॉरी, ये आप लोगों को करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए है, तो आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा।
ये है क्या वैसे? वो तो ठीक है, आपकी बात है, हम नहीं करेंगे जिंदगी में, लेकिन ये कि है क्या समझ, ये तो बता दें। मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। अभी देखें, चले मैं बता देता हूँ। मेरे पास अभी नोड का कौन सा वर्जन मौजूद है? 11.15। चाहिए, क्लियर है सबको? ठीक है, अब मैं जाता हूँ रिएक्ट के डेमो के अंदर। ठीक है, अब रिएक्ट के डेमो के अंदर मेरे पास नोड -v, अब कौन सा वर्जन मौजूद है? 14.15। जादू है? जी सर। नहीं, जादू नहीं है। वो सर आपने डिक्लेयर किया ना कि 14 वर्जन यूज करना है इसलिए। बिल्कुल। हमारे पास एक है नोड के लिए NVM। NVM एक्चुअली करता क्या पता है आपको? नोड वर्जन मैनेजर है। तो मजे की बात यह है कि आपके एप्लीकेशन के अंदर हो सकता है आपके पास कोई पुरानी एप्लीकेशन हो जो नोड का पुराना वर्जन यूज करती हो, और आपके सिस्टम में लेटेस्ट नोड का वर्जन मौजूद है, तो वो एप्लीकेशन चलती नहीं है कभी कभार। उसके लिए हमें बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो इसके लिए अच्छा नहीं है कि अगर आपको पता हो कि यार ये अगर लेट्स से ये 10 Node.js पे बनी हुई है, तो मैं अपने सिस्टम में Node.js 10 कर दूं तो वो उस पे चल जाए। तो ये यही वाला काम है, NVM यही करता है। अब देखिए, मेरे पास इस फोल्डर के अंदर मुझे लेटेस्ट चाहिए था, तो मैं लेटेस्ट पे आ गया, और इस फोल्डर के बाद आप देखिए इसके हवाले से सवाल है, वो ये है कि सर अगर NVM आपने अगर NVM चेंज करना हो तो आपको याद नहीं है कि आपकी जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है वो किस वर्जन पे चल रही है, तो आप कैसे ये पता कर सकते हैं कि जो एप्लीकेशन ये देखिए, मैं हमेशा एक फाइल बनाता हूँ, इसका नाम होता है .nvmrc। ठीक है, .nvmrc के अंदर आप अपना वर्जन बता देते हो कि यार इस फोल्डर के अंदर मुझे कौन सा वर्जन यूज करना है। तो अब देखें, ये इसका फायदा है कि आप जैसे ही इस फोल्डर में गए, इसने ऑटोमेटिक कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया था। आपके सामने मैंने ये सिर्फ एक .nvmrc की फाइल बनाई और इसके अंदर वर्जन बता दिया, यार मुझे 14 वर्जन पे जाना। तो इसने क्या किया, देखिए जैसे ही मैं इस फोल्डर पे आया हूँ, इसने देखिए नोड का वर्जन चेंज कर दिया। क्या लिखा हुआ है? नाउ यूजिंग नोड 14.15.4। ठीक है, सर तो ये जो है वो आपके डाउनलोड होने के बाद ये आपने बनाया फाइल, तो इसलिए ये पिछले वर्जन पे गया है या डाउनलोड होने से पहले ये फाइल बनानी चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर मैं देखें ये फाइल उड़ा देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। ये देखिए, मैंने फाइल उड़ाई, ठीक है, ये फाइल उड़ गई। अब मैं इस फोल्डर से बाहर निकलता हूँ ताकि वापस से पुराने वर्जन पे। ये देखें, उसने चेंज कर दिया। जैसे मैं इस फोल्डर से बाहर निकला, उसको पता है कि मेरे सिस्टम के अंदर ग्लोबल वर्जन मेरे जो कौन सा सेट यूज किया हुआ है। मैंने अपने सिस्टम के अंदर ग्लोबल वर्जन क्या यूज किया हुआ है? 11 वाला। ठीक है, तो अब मैं किसी भी फोल्डर पे चले जाऊंगा ना, तो मेरे पास यही नजर आएगा 11। अब देखिए, अब मैं रिएक्ट के डेमो के फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ, इसके अंदर RVM की फाइल नहीं है। ठीक है, ये देखिए, इससे कुछ चेंज नहीं किया। अगर मैं भी अभी भी इसके अंदर जाके देखूंगा तो क्या नजर आएगा? 11.15। बिल्कुल 11 पॉइंट नजर आएगा। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसके अंदर मैं कहता हूँ कि यार मुझे है ना NVMrc की फाइल बनानी है, और इसके अंदर कौन सा वर्जन यूज करना है? V14। बस। अब एक दफा इस फोल्डर से आप बाहर निकलेंगे, ताकि वापस जब इस फोल्डर में हम लोग जाएंगे तो ये जो भी उसके अंदर RVM की फाइल वो देखता है, RVMrc की फाइल उसको मिली, और जो वर्जन आपने उसमें डिफाइन किया उस वर्जन को वो यूज करना स्टार्ट कर देता है। देखिए, जैसे ही मैं उस फोल्डर से बाहर निकला और वापस इस फोल्डर के अंदर गया हूँ, तो इसको ये वाली फाइल मिल गई NVMrc, और जैसे ही इसको NVMrc फाइल मिली और जो मैंने इसको वर्जन बताया था वो उस वर्जन पे लेके आया। सर ये रूट फोल्डर में डिफाइन करनी है फाइल? हाँ, रूट फोल्डर में डिफाइन करते हैं, ताकि आपके पास सबसे अच्छी बात ये कि किसी और डेवलपर के पास भी ये जाएगा तो उसको पता है कि यार ये कौन से नोड मॉड्यूल के ऊपर चल रहा है। क्योंकि अभी आप यूज कर रहे हैं, आपके सिस्टम में लेट्स से 14 है, ठीक है, अपने एप्लीकेशन बना ली। अब आपके पास उस एप्लीकेशन में लेट्स से आता है काम 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद या 1 साल के बाद, आपने अपने सिस्टम के अंदर नोड का अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल कर लिया। अब आपको क्या याद होगा कि मैंने क्या ये वाली एप्लीकेशन में कौन सा नोड का वर्जन यूज किया था? नो, कभी भी याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं रहता। तो इसीलिए ये वाली फाइल में हमेशा बना के रख देता हूँ उसके अंदर। इससे फायदा ये जाएगा हमारा वर्जन। हाँ, अब मुझे पता है कि इस फोल्डर के अंदर मैंने ये वाला वर्जन यूज किया था और ये प्रोजेक्ट इस वाले नोड के इस वर्जन से बना हुआ है, तो मुझे टेंशन नहीं है। मैं अपना वर्जन चेंज करता हूँ, इस पे आता हूँ और काम स्टार्ट। सर जेसन में सर पैकेज.json का मतलब काम भी तो यही होता है ना कि वो नोड का वर्जन, मतलब बाकी सारे जो पैकेजेस वगैरह यूज कर रहे हैं उसका वर्जन। जी npm इंस्टॉल भी तो करते हैं, वो तो डिपेंडेंसीज ले आता है सारी। सही बोल रहे हैं। अभी इसके ऊपर आ रहा हूँ तो भी इसको भी बताते हैं। ठीक है, चले, इतना क्लियर हो गया। अब मुझे ये पता है
कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है? npx create बिल्कुल सही कहा आपने। ये मुझे कहाँ से पता चलेगा? सर ये फेसबुक सर ये एनपीएम और एनपीएक्स में क्या फर्क है? मैं बता देता हूँ। सर ये नोट के साथ ही एनपीएम आता नोड है पैकेज npx। मैनेजर है, ठीक है। और ये क्या है? नोड पैकेज एग्जीक्यूटर। यानी अगर आपके सिस्टम के अंदर ये वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है तो ये क्या करेगा? नेट पे जाएगा, वहां पे देखेगा क्या ये वाला पैकेज मौजूद है, इस पैकेज को आपके सिस्टम में खुद ही डाउनलोड करके और उसको यूज भी कर लेगा। आपके सिस्टम में यूज करने के लिए डाउनलोड करेगा फिर गायब कर देगा। तो इससे फायदा ये हो गया कि अगर आपके सिस्टम के अंदर आपको इंस्टॉल नहीं करना कोई चीज तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं इसको। वरना तो ये क्या CLI है, इसको कहते हैं CLI। CLI का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस, बिल्कुल। तो CLI की मदद से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं ना। तो ये एक रिएक्ट की CLI मौजूद है जिसका नाम है क्रिएट रिएक्ट ऐप। और ये CLI में हम बता रहे हैं कि एप्लीकेशन का नाम देंगे तो CLI का मतलब ये है कि जब इसको नाम मिलता है तो ये एक एप्लीकेशन क्रिएट करके हमारे पास फोल्डर बना देता है। ये CLI का काम है, सिंपल सा। अभी थोड़ी देर के लिए ये देखें। वरना क्या होगा, दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं npx यूज ना करूँ तो npx यूज नहीं करूंगा तो इसको मुझे अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको मुझे अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर जाके मैं इस कमांड को यूज कर सकता हूँ। सर फिर ग्लोबल इंस्टॉल करना पड़ेगा ना इसको? बिल्कुल, ग्लोबल इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि आप कहीं भी रह के इसको यूज कर सके ना। ठीक है, तो चलें अभी npx से ही करते हैं जैसे इसके अंदर मौजूद है। सर ये एनपीएम और यार्न में क्या फर्क है? npm जो है वो नोड मॉड्यूल्स के से रिलेटेड है, मतलब नोड मॉड्यूल जिसने बनाया हुआ था उनका ही नोड पैकेज मैनेजर है। और यान जो बनाया हुआ है वो फेसबुक वालों ने अपना पैकेज मैनेजर बनाया हुआ है। यान का फायदा ये होता है कि नोड में ये होता है कि जब भी आप npm आई करते हैं ना वो इंटरनेट पे जाता है, इंटरनेट में जाएगा, वो पैकेजेस डाउनलोड करेगा आपके सिस्टम में एंड देन यू कैन यूज इट। बट यान का फायदा ये है कि अगर वो पैकेज आपके सिस्टम के अंदर कैशे में मौजूद है, यानी एक दफा आपके सिस्टम में यान की मदद से इंस्टॉल हो चुका है, तो वो वापस इंटरनेट पे नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, वो कैशे से यूज कर लेगा। लेट्स से अगर थोड़ी देर के लिए अगर आपका इंटरनेट बंद भी होगा ना तो कैशे के अंदर अगर मौजूद है तो वो वहीं से फौरन उठा के इंस्टॉल कर देगा, आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इसका बहुत अच्छा फायदा है। लेकिन सर एक क्वेश्चन है, इसमें यान VS कोड के अंदर के जो टर्मिनल है उस पर नहीं वर्क करता, उस पर तो वर्क करता है जो ग्लोबल VS कोड पे ही तो यान चल रहा है सब। लेकिन यान को भी आपको ग्लोबल एक फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करना पड़ता है npm। हाँ बिल्कुल, npm i-g ठीक। लेकिन उस पे जो इसका विंडो का टर्मिनल है उस पे तो करता है, मैंने उस पे यूज किया हुआ है, यानी यार्न स्टार्ट करता हूँ मैं उस पे वर्क करता है, लेकिन इस पे करता हूँ VS कोड वाले पे तो करता ही नहीं है। तो फिर शायद वो विंडोज के अंदर ना पाथ के भी इशू होता है, माइट भी ये पॉसिबिलिटी हो। खैर जिसको हम देखते हैं थोड़ी देर में। ठीक है। अब देखिए रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाई, अब ये क्या कह रहा है कि cd करके माई ऐप में जाओ और यान स्टार्ट कर दो। यान स्टार्ट, या तो दूसरे केस में हम क्या कहेंगे npm स्टार्ट। ठीक है, दोनों चीजों से आपकी प्रोजेक्ट चल जाता है, यान से भी चलता है और npm से भी। चलें अब आप लोगों का सवाल ये था कि यार पैकेज जैसे भी तो मौजूद है, फिर मैं नोड के लिए मैं nvm क्यों यूज करूं? तो यार जवाब यह है कि अगर आप नोड ये पैकेज जैसे देखें ना, ये पैकेज जैसे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है और इसके अंदर जो हम डिपेंडेंसीज डालते हैं, यानी इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने के लिए मुझे कौन कौन सी लाइब्रेरीज की जरूरत है वो डिपेंडेंसीज हैं। ये प्रोजेक्ट के अंदर अगर ये वाली लाइब्रेरी मौजूद ना हो तो क्या ये प्रोजेक्ट चलेगा? नो सर, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए मुझे ये रिएक्ट की लाइब्रेरी चाहिए। तो दैट्स व्हाई ये रिएक्ट की लाइब्रेरी हम हमेशा डिपेंडेंसी के अंदर बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट को अप एंड रनिंग करने के लिए ये लाइब्रेरीज चाहिए। अगर इसमें से एक भी लाइब्रेरी नहीं होगी तो डेफिनेटली वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये देखें ये लाइब्रेरीज है। तो जब हम npm i या यान करते हैं तो ये करता क्या है, ये सबसे पहले जाता है पैकेज जेसन के अंदर और पैकेज जेसन के अंदर जाके देखता है कि क्या कोई डिपेंडेंसीज मुझे इंस्टॉल करनी है, तो ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी को प्रोजेक्ट देंगे तो आपको पता है ये जो नॉट मॉड्यूल्स है ये लाइब्रेरीज हैं। तो ये कभी भी आप किसी को प्रोजेक्ट देना कि यार ये लो मेरा प्रोजेक्ट, ये मैंने बनाया, ये चेक करो, या गेटअप पे डालेंगे, तो हम नोड मॉड्यूल्स कभी भी नहीं डालते, गेट इग्नोर में है। हाँ ये गेट इग्नोर में डालते हैं। सबने गेट पढ़ा हुआ है,
ये भी अच्छी सर बात इसका है। साइज बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से हम इसको गिटहब पे अपलोड नहीं करते और फिर नहीं npm इनिशियलाइज कर लेते हैं बाद नहीं में। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, जरूरी इसका नहीं है, आई साइज भले थिंक चले ज्यादा राइट हो या कम हो, करते ही नहीं है। इसका रीजन ये है क्योंकि ये तो ग्लोबली अवेलेबल है ना। असल काम क्या होता है आपका कोड, ये तो पैकेजेस तो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो भी उसको यूज करेगा वो npm i करेगा उस फोल्डर में जाके। जैसे वो npm i या yarn इंस्टॉल करेगा तो उससे फायदा क्या होगा, ये नॉड मॉड्यूल्स ऑटोमेटिक बन जाता है, वापस ये यस वाली सर, दोबारा लाइब्रेरी बन जाएगा। इंटरनेट से लाके डाउनलोड करके आपके सिस्टम में ले आएगा। तो जो चीजें ऑलरेडी आपको अवेलेबल है दूसरी जगह से, तो वो डालने की जरूरत नहीं है ना। आप जब भी डालोगे तो इसका फाइल साइज भी बढ़ेगा, कोई फायदा भी नहीं होगा। तो हमेशा इसको हम करते हैं कि इसको रिमूव करके डाल देते हैं। सर जब बिल्ड बनती है उसमें भी नहीं ये होता ना? बिल्ड बनती है तो नॉन मॉड्यूल नहीं होता उसमें। क्यों? क्योंकि इसकी जो लाइब्रेरीज हम यूज कर रहे होते हैं ना, वो बिल्ड के टाइम पे वो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑटोमेटिक लेके आ जाता है। ये मजे की चीज है, अभी हम डिस्कस करते हैं, 2 मिनट दें। तो पैकेज जेसन, जब भी कभी भी आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट आपको मिले, सबसे पहले आपको क्या देखनी है, उसकी सबसे पहली फाइल पैकेज जेसन देख लें। अच्छा ये डिपेंडेंसीज है, इंस्टॉल करने का आपको तरीका पता है, npm i या तो yarn। और ये जो दूसरी मेन चीज है वो ये होती है स्क्रिप्ट्स। एप्लीकेशन को रन करने के लिए नोट पैकेज जेसन के अंदर क्या चीज मौजूद होती है आपके पास? स्क्रिप्ट्स। अब मुझे ये बताएं, आप जो लिखते हैं yarn start, ये क्या करता है एक्चुअली? सर वो ये लाइव ब्राउजर सर्वर पे चला शो देता करता है। है जी, लाइव सर्वर। लाइव सर्वर तो चलाता है, लेकिन इसको क्या पता कि इसी भाई yarn स्क्रिप्ट start के पे थ्रू लाइव सर्वर चलती है। चलाना है मुझे। जैसे हम सर yarn यहाँ के बाद पर हम स्टार्ट लिखते हैं डिपेंडेंसीज तो में ये दिया रिएक्ट हुआ है। स्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाता हाँ, हम्म, ये एक्चुअली जब हम लिखते हैं ना yarn start, वो क्या करता है, जाता है yarn start का मतलब वो गया पैकेज में, पैकेज में जाके वो देखता है स्क्रिप्ट्स को। अब वो देखता है कि क्या स्क्रिप्ट के अंदर कोई स्टार्ट मौजूद है, मौजूद है। जब ये मौजूद होता है तो वो ऑटोमेटिक ये वाली कमांड चला देता है। है। हम इसमें अपने कस्टम भी स्क्रिप्ट बिल्कुल, बना सकते हैं, हाँ वो बिल्कुल भी हम लिख बनाते हैं। सकते हैं इसमें। अभी हम बनाते हैं आपके लिए। जी भाई, कोई नाम बताए अपना? सर अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। तैयब। चले भाई, बस यार अभी एक ही काफी है। वो स्टार्ट को खत्म कर दें, फिर आप उसको जरा नहीं खत्म नहीं करते ना, अभी रहने देते, कोई मसला थोड़ी है। फिर इसमें दोनों से चल जाएगा सर? दोनों से चल जाएगा, जब भी कह रहा हूँ। हाँ अब देखिए, अब आप, हाँ अब आप लिखे हैं यान अब्दुल्ला, तो क्या होगा, पैकेज जैसे में आएगा, वो स्क्रिप्ट में देखेगा अब्दुल्ला मौजूद है, हाँ भाई मौजूद है, और अब्दुल्ला के ऊपर क्या इसको रन करना है, ये कर देगा। या आप लिखे यान स्टार्ट, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा स्टार्ट के अंदर ये कमांड है, ये यूज कर लेगा, खत्म कहानी। ये इसका फायदा है। ठीक है, चले अब्दुल्ला करके देखते हैं। मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्पेल की मुझसे मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट के अंदर गए और प्रोजेक्ट के अंदर मैंने कह दिया, सॉरी, यान अब्दुल्ला। अच्छा सॉरी, मुझे एक्चुअली प्रोजेक्ट ये तो खराब हो गया अब्दुल्ला बेचारा। सॉरी, क्या खराब हो गया भाई? ये क्या है, एरर दे रहा है, ये तो बड़े खतरनाक किस्म के। अरे छोड़ दे, हम टेंशन नहीं लेते, हम बैठे हुए ना अभी, मसले सॉल्व करने के लिए तो है यहाँ पे। यान अब्दुल्ला, अब्दुल्ला भाई चल गए। चले, अब हमेशा अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन कौन सी पोर्ट पे स्टार्ट होती है सबको पता होना चाहिए, 3000 पे। ठीक है, अब देखिए ये यान स्टार्ट चेंज कर सकते हैं हम? हाँ पोर्ट चेंज हो सकती है, पोर्ट बिल्कुल चेंज कर हो सकते सकती हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हो सकती है। लेकिन अभी हम डिफॉल्ट पे चलेंगे, कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन में हो सकता है एट अ टाइम 2-3 एप्लीकेशन चल रही हो, तो चेंज हो जाएगी, टेंशन नहीं है। लेकिन अभी देखते हैं आगे। अब मुझे ये बताएं, ये तो चल गया, ये कैसे चला, कैसे चला, अब ये देखते। अब देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि जब भी हम कोई चीज डालते हैं तो उसके अंदर हमारे पास पब्लिक का फोल्डर होता है, तो पब्लिक के अंदर हमें कौन सी एक फाइल मिलेगी, मेन सबको पता है जब हम इंडेक्स पे एचटीएमएल पे काम करते हैं तो index.html। बिल्कुल जबरदस्त। चले पब्लिक में गए, सबसे पहली फाइल हमें मिल गई कौन सी, index.html। तो ये देखिए, ये वाली जो मेन फाइल है ना, ये आपकी मेन फाइल है जो कि यूज हो रही है कहाँ पे, यहाँ पे। कैसे, अभी दिखाता हूँ। ये देखें, रिएक्ट ऐप लिखा हुआ है, टाइटल, इसका टाइटल ये रहा, रिएक्ट टाइटल। अब ये वही वाली फाइल, स्क्रिप्ट्स वगैरह अपने टैग्स लगाए हुए, इसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाए। असल काम जो है ना वो ये है, ये वाला, ये जो है मेन काम है इसका। क्या मेन काम है, अभी आप सिर्फ ये सोचें कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि हम डॉम के अंदर कुछ रखते हैं और फिर हम रिएक्ट को बताते हैं कि अपना जो रिएक्ट का जो वर्चुअल डॉम है वो कहाँ पे अपेंड कर दो, यहाँ पे, याद है?
स्टार्टिंग में मैंने बताया था। यस सर। ये वही चीज है, हमने डॉम में अपनी एक चीज रख दी और हमने रिएक्ट को बता दिया कि भाई अब जो भी तुम्हारा काम है, जो भी तुम्हारे कंपोनेंट है, जो भी पूरी एप्लीकेशन है, वो कहाँ पे डालनी है तुम्हें, यहाँ पे। अब देखते हैं, इसको हम करते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट। और इंस्पेक्ट एलिमेंट में अगर आप गौर से देखें तो क्या ये यही वाला पूरा HTML मौजूद है आपके पास? यस सर। सही है ना। अब इस HTML के अंदर आप गौर से देखें तो अभी आपको नजर आ रहा होगा सेम फॉर्मेट, लेकिन यहाँ पे देखें तो div खाली है, आपका खाली है ना, कुछ भी नहीं है, div देखें एम्प्टी है। जी सर। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे पूरी आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन आ गई। कैसे, अभी डिस्कस करते हैं, टेंशन लेने की जरूरत है। सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि अब यहाँ पे किसके थ्रू हम गेम खेल रहे हैं, इस आईडी की मदद से। ठीक है, ये आईडी याद रखिएगा। इस आईडी को हमने वैल्यू क्या दी हुई है? रूट सर, रूट सर चेंज भी तो कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सर सकते एक्सक्यूज मी। जी जी सर मेरा ना नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा स्टार्ट से समझा दें। स्टार्ट से यार, अभी मैं रिवीजन करवाता हूँ ना, तो फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी बिल्कुल ये पूरी रिएक्ट की एप्लीकेशन एक डिव में चल रही है बस। एग्जैक्टली सर लेकिन इसका वो एसईओ का तो सर इसका एसईओ का भी तो फिर जी सर क्या करेंगे सर? मसला होगा एसईओ के लिए। मैंने कहा ना, इसके लिए हमारे पास एसईओ के अंदर हमें सर्वर साइड रेंडरिंग वगैरह के काम करने पड़ते हैं। वो अभी हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं। अभी एसईओ इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी रिएक्ट इंपॉर्टेंट है। सर ये जो रूट के आगे हमने डिव लिखा है, इसके अंदर अगर हम कुछ टाइप कर दें तो वो क्या कहाँ शो होगा, वो क्या करेगा बेचारा? वो तो गायब कर देगा ना। अभी देखते हैं। हेलो वर्ल्ड। तो सर ये फिर रिएक्ट जो हुआ ये बहुत छोटी एप्लीकेशंस के लिए हुआ, जो बस सिंगल पेज की छोटी सी एप्लीकेशन हो गई। ना 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 फेसबुक की सीईओ बनी हुई और फाइवर लड़ाई हो गई है भाई। यार मैं म्यूट करता हूं यार, लड़ाई हो गई है सर। ये करना पड़ेगा, एक मिनट दें मुझे यार। सर मेरा एक सवाल था। जी जी सर, आप सवाल कीजिए। सर ये रिएक्ट तुमने स्टार्ट कर दी है, लेकिन ये हम इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं या एडवांस लेवल से? सॉरी, मैंने ये कहा कि हम सॉरी मैंने ये कहा कि आवाज आ रही है दोस्त। ओके सही। मैंने ये कहा है कि हमने जो रिएक्ट स्टार्ट किया है, ये इनिशियल लेवल स्टार्ट कर रहे हैं या एडवांस लेवल से? नहीं भाई, जब कोई चीज स्टार्ट होती है तो इनिशियल बिगनर्स लेवल से होती है ना, तो वो बिगनर लेवल। ठीक है, तो सर ये हमारी पहली क्लास है? ये आज हाँ पहली क्लास समझ लो आपकी। ठीक है, क्योंकि लास्ट वीकेंड पे क्लास हमारी नहीं हुई थी। अच्छा, मुझे खैर चलिए कोई मसला नहीं, आज ये पहली क्लास है, वैसे ही टेंशन सर ये हम ना पब्लिक में इंडेक्स बना रहे हैं, हम सोर्स में क्यों नहीं इंडेक्स बना रहे अपना एचटीएमएल का? सॉरी, मैंने ये कि हम पब्लिक फाइल में जाके ये अपना index.html पब्लिक का क्या मतलब होता है कि ये चीजें पब्लिक के लिए है ना। ठीक है, तो हम सोर्स फाइल को क्यों नहीं यूज करने रहे? अभी बताता हूँ, पहले ये क्लियर हो गया। देखें, इसमें मैंने लिखा था हेलो वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन मैंने रिएक्ट को बोला हुआ कि यार जब भी ये हो तो इसके अंदर अपना काम अपेंड करो। तो ये देखिए, इसने हेलो वर्ल्ड गायब कर दिया और क्या दे दिया। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। अब आगे चलते हैं। पहले ये इसने गायब किया क्यों सर? तो हमने यही तो क्या है कि इस डिव के अंदर हमारी एप्लीकेशन आएगी। नहीं सर देखिए, जब हम कहीं भी HTML में डिव बनाते हैं तो सर वो हम एक जो ब्राउजर का एक स्पेसिफिक हिस्सा है उसे सर अपने पास रखते हैं ना, कि ये हिस्से में ये फंक्शन परफॉर्म होगा। तो सर अगर हम इधर भी है फाइल तो HTML की है, जब हमने डिव बनाया तो हमने उसे कहा ये डिव है, ये इसकी आईडी है, इसको रेफरेंस करके इसमें ये चीज इंटीग्रेट करो। तो सर वैसे क्यों नहीं कर रहे यार? ये तो आपके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है ना। अब यही तो मैं कह रहा हूँ, आप अपना पूरा स्ट्रक्चर जो डिजाइन करेंगे वो रिएक्ट में करेंगे, ना कि HTML में। HTML में हमने टॉप लेवल पे बता दिया कि ये डिव है, इसकी आईडी रूट है, अपनी पूरी एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो अब ये पूरी एप्लीकेशन आपके यहीं से स्टार्ट हो रही है ना। अब आप इसके अंदर जो करना चाहें आप कर सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, 2 मिनट दे मुझे सिर्फ। ये देखें, ये H1 आपका कौन सा आ गया, ये वाला। ये करना नहीं चाहिए, ये मैं सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ। हम लोग जिंदगी में कभी इसको छेड़ते नहीं है थोड़ी देर के लिए, ये सोचिए। पब्लिक के अंदर, इंडेक्स के अंदर ये देखें, हेलो लिखा, हेलो आ गया, डमी लिखा, डमी आ गया, व्हाटएवर, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या आ रहा है, जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है। अब आप कहेंगे कि यार यहाँ पे तो कहीं भी स्क्रिप्ट नहीं डला हुआ, ऐसा है? कहीं पे लिखा हुआ है कि ये रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए ये वाली फाइल यूज करनी है?
नहीं हुआ सर ये म्यूट करवा दे, पीछे से बहुत शोर आ रहा है। ये गैलेक्सी J5 वाले भाई हैं। काइंडली भाई यार अपना म्यूट कर लें, बहुत आवाज आ रही है। चलो मैंने म्यूट कर दिया। अच्छा देखते हैं अब यहाँ तक क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई फाइल भी मौजूद नहीं है। ये जब रिएक्ट की हम डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं ना, तो रिएक्ट की डेवलपमेंट को पता है कि यहाँ पे उसको करना क्या है। रिएक्ट जब हम डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास पब्लिक के अंदर हम कुछ भी काम नहीं करते, ठीक है। ये फोल्डर हम यूज नहीं करेंगे, इसको हमने बंद कर दिया। हम किसको यूज करेंगे हमारे डेवलपमेंट के लिए? SRC सोर्स को, SRC को। और हमेशा आपको पता होगा कि जब भी हम किसी भी फोल्डर में जाते हैं तो उसकी मेन फाइल कौन सी होती है सर? index.js। इंडेक्स होती है। अब हमारे केस में जावास्क्रिप्ट है तो ये हम किस में आ गए? index.js के अंदर। अब देखें इसके अंदर क्या हुआ, जरा गौर से देखिए। अभी इसको भी डिस्कस करते हैं। हम कह रहे हैं इंपोर्ट करो रिएक्ट को। अब ये एक्चुअली इंपोर्ट रिएक्ट कहाँ से कर रहा है? रिएक्ट लाइब्रेरी से। रिएक्ट की लाइब्रेरी से, बिल्कुल सही। अब वो रिएक्ट की लाइब्रेरी एक्चुअली आपके अभी इस फोल्डर में कहाँ पे मौजूद है? नोड मॉड्यूल। बिल्कुल सही कहा आपने, नोड मॉड्यूल्स में। तो इसका मतलब अगर हम डायरेक्ट लाइब्रेरी का इस तरीके से नाम दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइब्रेरी कहाँ पे जाके ढूंढेगा? आपके नोड मॉड्यूल्स में, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो देखें हमने रिएक्ट लिया क्योंकि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, वो यूज करना। और रिएक्ट डॉम हमने लिया। रिएक्ट डॉम क्यों लिया हमने? सर ये एक और लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी तो है लेकिन ये लिया क्यों, यूज किया इसका? वर्चुअल डॉम को एम्बेड करेगी आपके एक्चुअल डॉम पे, ठीक है। ये तो CSS से आपको पता है, इंपोर्ट हम करवा रहे हैं यहाँ पे CSS। वर्चुअल डॉम को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल करता हूँ, 2 मिनट में मुझे। ये CSS है इंपोर्ट, और उसके बाद ये ऐप है। ऐप एक्चुअली ये क्या है? ये आपका कंपोनेंट है जहां से, या आपकी ऐप है जहां से आपकी एक्चुअली एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। अभी हम देखते हैं, ठीक है, कैसे मुझे कैसे पता चला कि ये है। इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दे। अब देखिए हमने रिएक्ट डॉम कहाँ से लिया था? डॉम के अंदर से, रिएक्ट डॉम के अंदर से हमने रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, और रेंडर के अंदर एक्चुअली थोड़ी देर के लिए इसको भी हटा देते हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो ये बनता है। अब ये बताएं कि क्या ये सही है जो अभी हमने काम किया होता है? ये आपको कहाँ पे मिलेगा? रूट पे। वो index.html पे मिलेगा जो हमने डाला था ना, डेव डाला था, याद है आपको? पब्लिक के फोल्डर में। जी बिल्कुल, ये जाएगा पब्लिक के फोल्डर में index.html में, और वहां पे जाके कौन सी आईडी को ढूंढेगा? सर ये यहाँ से कनेक्शन बनता है, ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। बिल्कुल सही कहा। अगर आप वहां पे जाएं और यहाँ पे अगर आप इसका नाम चेंज कर दें, इसको कह दें कि react डैश ऐप डैश मेन, थोड़ी देर के लिए कहते हैं। चलें इसको मैं कॉपी करता हूँ सर, फिर वहां पे भी यही लिखेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पे भी आके मुझे क्या करना पड़ेगा? ये वाला काम सेम। ये गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू होगा ना। एक चीज का ख्याल रखिएगा, जब आप इसके अंदर चेंज करते हैं ना, किसके अंदर? रिफ्रेश करने। हाँ नहीं, रिफ्रेश करेंगे या तो ये तो अब फास्ट हो गया, लेकिन पहले कभी जब वरना तो अगर हम कभी HTML में ज्यादातर कभी कभार ये होता है कि HTML में चेंज करते हैं ना तो रिफ्लेक्शन नहीं आती। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक दफा इसको जो चलता हुआ सर्वर है ना, ये डेवलपमेंट का, इसको हम करते हैं Ctrl+C। ये बंद हो गया। अब आपकी एप्लीकेशन बंद हो गई। वापस से हम क्या लिखेंगे? यान अब्दुल्ला। नहीं यार, यान स्टार्ट सर, ठीक है। तो अब आपको क्या लिखना है? हमेशा यान स्टार्ट। सर ये जो हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी किया सर, इसकी बजाय हम रिएक्ट में जैसे कंपोनेंट को असेस कर रहे होते हैं वैसे सर ये काम नहीं चल सकता? नहीं, ये वन टाइम डॉम के अंदर मैनिपुलेशन के लिए बताना पड़ेगा इसको। अब एक्चुअल इसको डॉम का एलिमेंट देना पड़ता है यहाँ पे वन टाइम। जी बोलिए। उस वक्त भी सर हम कंपोनेंट ही दे रहे हैं ना। यार स्टार्ट हमने किया तो विंडो के लिए भी यही करेंगे? सबके लिए सेम है, विंडोज हो, लिनक्स हो या कुछ भी हो, क्योंकि ये सारी चीजें आपको कहाँ से पता चलेगी? पैकेज जेसन से। अब यहाँ पे जो भी कमांड लिखी होगी सबके लिए सेम ही है, सबके लिए अलग अलग नहीं होती, ठीक है। अब आप जो कंपोनेंट को जिस तरह ऐप का कंपोनेंट लाया हमने, इस तरह अगर इसका कंपोनेंट भी लाया हमने, करना तो रेंडर ही है ना, तो रेंडर तो हो जाएगा। कंपोनेंट ही तो रेंडर कर रहे हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है, हमने एक अपना मेन कंपोनेंट, असल में ये ट्री होती है। ट्री क्या है? इसके अंदर एक आपका होगा मेन कंपोनेंट, जो भी हो सकता है आपके केस में, ठीक है। अब इसके अंदर आपके अंदर एक के मल्टीपल कंपोनेंट हो या एक के सिंगल कंपोनेंट हो, चाइल्ड कंपोनेंट्स ही कह लेंगे, आप करते रहे। लेकिन आपकी एप्लीकेशन ऑन द टॉप जाएंगे तो आपके पास हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा ना।
हम वो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे बताते हैं अपनी एप्लीकेशन का। तो हमारे केस में अभी एक ही है ऐप, तो हमने अभी ऐप ही इधर बताया हुआ है। अभी हम और बना के देखते हैं सर। ऐप का ये जो गेट एलिमेंट लिखा हुआ है बाय आईडी, जो सर हमने index.html से फाइल उठाई थी कि इसकी रूट div के अंदर जो हमने लिखा था आईडी, सर मेरी बात करने का मकसद मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर हम उसे एज ए कंपोनेंट रेंडर कर लें तो फिर चलेगा नहीं वो? नहीं ना, कंपोनेंट रेंडर हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि देखें आप क्या करते हैं, अपनी रिएक्ट की पूरी एप्लीकेशन, जो आपकी एप्लीकेशन एज अ कंपोनेंट पूरी बनी हुई है, उसको हम इम्बेड करवाते हैं एक्चुअल डॉम के अंदर। तो एक्चुअल डॉम तो उसको किसी ना किसी पॉइंट पे देना है ना। यहाँ पे हमने इसको एक्चुअल पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पे आपने अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया कि ये मेरे रिएक्ट की एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, मतलब सर ये कि जो हम जब भी रेंडर करवाते हैं इंपोर्ट करके कंपोनेंट, जिस तरह हमने ऐप करवाया हुआ, ये वर्चुअल डॉम पे चल रहा है, बाद में ये ऐसे ये वन टाइम जो मेन एप्लीकेशन है, यानी वन मेन पॉइंट है एप्लीकेशन का या मेन कंपोनेंट है, वो सिर्फ हम डॉम के ऊपर रेंडर इस तरह करवाते हैं, रिएक्ट डॉम। इसके अलावा कभी भी ये यूज नहीं करेंगे, ये सिर्फ पूरी रिएक्ट की एप्लीकेशन में वन टाइम यूज होता है लाइक दिस। वो तो ठीक है, लेकिन सर जो भी हम कंपोनेंट बाद में इंपोर्ट, कंपोनेंट का नेम और आगे जहां से सोर्स है वो, उसमें वो वर्चुअल डॉम पे कर रहा होता है अपने एप्लीकेशन सारी। हाँ, वो सारा काम वर्चुअल डॉम में करता है और जब सारे काम हो जाता है उसके बाद इसको पता है कि अब इसको मुझे कहाँ पे लेके जाना है, एक्चुअल डॉम में। ठीक है, थैंक यू। अब हम चलते हैं ऐप के ऊपर जो हमने यहाँ पे करवाया था। जी सर, ये इसमें क्या रिएक्ट ऐप मेन गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये किस चीज की आईडी? ये वाली कौन सी आईडी है? हाँ जी, ये किस चीज? अभी तो हमने बताया इंडेक्स के अंदर हमने ये चेंज की थी ना आईडी, रूट से ये कर दी है। अच्छा, इसका नाम चेंज कर दिया था। हाँ, नाम चेंज कर दिया ताकि आप यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, क्वेरी सिलेक्टर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ तक कंप्लीट अब कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। कि ये जो माई ऐप है, ये आपने गिट से मतलब क्लोन किया है या अभी बनाया है? ये अभी तो बनाया दोस्त, क्रिएट रिएक्ट ऐप को यूज करते हुए, ये वाली कमांड को यूज करते हुए। और सर मैं बेसिकली मैंने बताया इंटरनेट इशू था तो मैंने देखा नहीं। चले मैं आपको कमांड दिखा देता हूँ, आप अपने पास क्रिएट, ये वाली कमांड यूज की थी मैंने, npx create react app my app। ठीक है, चले ठीक है, मतलब इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये फोल्डर बना के दे देगा, यही वाला सेम जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो, ठीक। चले आगे चलते हैं। अब मुझे ये बताएं कि अब असल में हमारे पास है मेन कंपोनेंट ये ऐप। अब चले ऐप पे चलते हैं। अगर मुझे यहीं से ऐप पे जाना हो तो क्या करूँ मैं? कंट्रोल क्लिक। हाँ बिल्कुल, आप इस कंपोनेंट पे आइएगा, कंट्रोल का बटन प्रेस कीजिएगा एंड देन देखें ये क्लिक कर दीजिएगा, तो आप कंपोनेंट जो जिस फाइल पे भी होगा वो वहां पे आपको लेके चले आएगा। तो अभी तो रूट पे ही था, मैं रूट पे डायरेक्ट भी जा सकता था, लेकिन जब आपके पास ज्यादा चीज होती है तो आपके पास मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं, तो आप इस तरीके से जा सकते हैं। अब देखें अब हुआ क्या, ये जो एसवीजी ये कहाँ से आई, ये रही एसवीजी, और ये एसवीजी कहाँ पे पड़ी हुई आपके पास, ये लोगों के अंदर यानी रूट पे। तो हमने डॉट स्लैश का मतलब क्या है कि हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, जिस फोल्डर में हम लोग खड़े हुए हैं, वहीं पे आपको क्या मिल जाएगी, कौन सी वाली फाइल, लोगो एसवीजी। अब इस एक्चुअली जो लोगो इमेज मिली मुझे, मैंने इसको किस में ले लिया, एक वेरिएबल के अंदर ले लिया, लोगो के अंदर लेट्स से। अब इस लोगो को मैं कहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये देखें आप, सोर्स के अंदर। ठीक है, छोड़ दें अभी, इसकी टेंशन ना लें। अब ये CSS है, CSS अगर आप देखना चाहें तो आप देखें इसकी app.css ये, इसका कलर चेंज करके देखते हैं। अभी देखें ऐप हेडर में इसका कलर ये है, अभी हम इसको कलर कर देते हैं येलो। सर हम इमेज को वेरिएबल में कैसे ले सकते हैं? इमेज का रेफरेंस लिया हुआ है हमने यहाँ पे वेरिएबल के अंदर, एसवीजी का। सर जस्ट अ मिनट सर, ये देखें सर, वो तो ये लोगो सर हमने इंपोर्ट किया है सर, इधर लोगो की फाइल खोलिएगा एक मिनट सर। ये नहीं ना एसवीजी है ना, ये नहीं। अच्छा सर, ये इंटरनेट से उठाया हुआ है, ठीक हो गया। हाँ इंटरनेट से उठाया हुआ है, एसवीजी है ना, एसवीजी तो आप कहीं से भी उठा सकते हैं ना। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा अब ये देखिए, ये CSS मैंने इंपोर्ट करवाई, तो जब मैं इस तरीके से CSS इंपोर्ट करवाऊंगा ना, तो इसकी सारी क्लासेस में यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। मजे की बात ये है, अब देखिए इसके अंदर क्लास ऐप बनी हुई है, ऐप हेडर बनी हुई है, अभी हमने इसका कलर चेंज किया था, कहाँ गया ऐप CSS, ये रहा ऐप बनी हुई है। अगर मैं यहाँ पे आके कह देता हूँ इसका बॉर्डर सॉलिड 5 पिक्सल्स रेड, ये देखें बॉर्डर बना हुआ गया रेड कलर का 5 पिक्सल का। तो मजे की बात यह है कि डायरेक्ट आप अपनी CSS लिखें यहाँ पे, और जस्ट आपको क्या करना है, लाइक दिस इंपोर्ट। अब जैसे आप इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे जितनी CSS या क्लासेस लिखी हुई हैं वो सारी की सारी अप्लाई कहाँ पे हो जाएगी,
यहाँ पे। अच्छा सर खैर, हम मल्टीपल पेज बना सकते हैं? बिल्कुल, अभी वही तो करने जा रहा हूँ। अभी 2 मिनट दें बस मुझे, जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है अपने पास। तो ये देखिए सर इमेज आ अगर गया, हम यहाँ पे लोगो आ गया। अब ये टेक्स्ट है। अभी मैं इस सब चीजों को डिलीट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। इसको सेव करता हूँ, इसको मैंने सेव कर दिया। अब देखें नीचे का जितना टेक्स्ट गायब होगा, असल में कलर चेंज करता हूँ। अब येलो से वापस थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, तो ये करते हैं। ये देखिए नीचे का सारा टेक्स्ट गायब हो गया। ठीक है, खैर चले आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब और क्या था मेरे भाई? अच्छा, अब देखिए मजे की बात। सर हम साइज यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं, साइज भी यूज कर सकते हैं। अभी अब थोड़ी देर, 1 मिनट दे मुझे, मैं अभी ये लोगो भी गायब कर देता हूँ ताकि हमारे पास सारी चीजें थोड़ी सी स्मूथ हो जाए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 माई मेन एप्लीकेशन, ठीक है, या ऐप डैश कंपोनेंट, थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको पता चले हम लोग कहाँ खड़े हैं। यहाँ तक कोई मसला, ऐसी कोई चीज देखें, सारी चीजें स्मूथ हो गई। माई एप्लीकेशन ये हमने यहाँ पे डाली हुई है, तो ये चल रहा है। अब देखें मैं कुछ भी नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ इसको कॉपी कर रहा हूँ, लाइक कॉपी, और इसी फोल्डर में सोर्स के अंदर इसको पेस्ट करता हूँ, और इस फाइल का नाम कह देता हूँ मैं ऐप से नाम चेंज करके इसको हम कहते हैं child1 थोड़ी देर के लिए। चला child1.js, अभी सेम रखा हुआ, कुछ भी नहीं किया। अब देखें एक और छोटा सा काम करता हूँ मैं यहाँ जाता हूँ और इसका नाम भी लिख देते हैं, इसको कहते हैं चाइल्ड एप्लीकेशन और चाइल्ड कंपोनेंट कहते हैं। अब तो कंपोनेंट होगा क्योंकि अब एप्लीकेशन रही नहीं, अब कंपोनेंट्स बनेंगे। मेन एप्लीकेशन का एक पॉइंट होता है, उसके बाद फिर सारे कंपोनेंट्स बन गए। अब इसका नाम सेम रखा है, कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है। अब ये देखें, ये कह रहा है कि लोगो यूज ही नहीं कर रहे तो आप हटा दो। मैंने कहा हटा देते हैं भाई, कोई मसला ही नहीं है। आप चाहें तो इसकी ऐप CSS है, इसका भी नाम दे देते हैं हम चाइल्ड, और यही वाली CSS को कॉपी करते हैं ऐप की और इसको नाम दे देते हैं चाइल्ड, और इसके अंदर सिर्फ एक बैकग्राउंड कलर डालते हैं ताकि आपको पता चले कि ये क्या वाकई में चल भी रही है नहीं चल रहा। अब इसके अंदर हम क्या देते हैं डॉट चाइल्ड, और इसका बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं लेट्स से रेड, चलो ये दे देते हैं। और ये जो चाइल्ड है ये मैं यूज कर लेता हूँ की जगह, लाइक दिस। क्या ये चलेगा? नहीं, कंपोनेंट नेम तो चेंज सर करें, आपने कंपोनेंट बना नहीं लिया। किया सर, हाँ, आपने मैंने नहीं किया। कंपोनेंट चेंज करें लेकिन और इसको वहां पर मैंने इंपोर्ट use- करें आप। हाँ बिल्कुल सही। अब हम यहाँ पे आते हैं ऐप में। इंपोर्ट करने का क्या तरीका होगा, बताएगा मुझे? इंपोर्ट और फिर जो भी आपने नाम देना वो दे दें। ठीक है, लेट्स सर से इंपोर्ट चाइल्ड फ्रॉम चाइल्ड, बिल्कुल उसके सही कहा, बाद उसका बिल्कुल पाथ सही दे दें। चाइल्ड। सर ये बात क्या है? अब इसको यूज कैसे करूं? सर इसको कॉल करेंगे नीचे। हाउ? जैसे इसका सर एक सर हम element इसका एक बना एलिमेंट देंगे बनाएंगे। हम। देखें जैसे हम HTML का बनाते हैं। हाँ, इसको दूसरे सेंस में समझने के लिए, सब दूसरों के लिए, अगर जिनको समझ में नहीं आया, आप ये देखिए कि इस ऐप का मैंने कैसे कॉल किया, कैसे, कहाँ पे ये एक्चुअली ऐप कॉल कहाँ पे हो रही है, ये मेन वाली सर index.php। ये देखिए इसको मैंने एज अ कंपोनेंट यूज किया हुआ है, लाइक अ टैग, लाइक HTML टैग यूज किया हुआ है, सेल्फ क्लोजिंग टैग यूज किया हुआ है। तो अगर मुझे चाइल्ड भी यूज करना होगा तो मैं उसको एज अ क्या यूज करूंगा? सर उसके भी 2 तरीके होंगे, एक इस तरीके से और एक दूसरा तरीका ये है कि दोनों अभी टैग सिंपल रखते हैं ना दोस्त, क्योंकि अभी बच्चे हमारी लाइन में आ रहे हैं। ये जो लाइनें मार रहे हैं ना, ये हमारे पास बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे कोई। चले आगे चलते हैं। चलें, इसको सेव किया और ये देखें जादू। सर ये जरा दोबारा बताइएगा। अभी बताते हैं, थोड़ा सा यही वाला काम एक और दफा करके दिखाऊं मैं। अब ये जो मैंने चाइल्ड कॉपी किया था ना, इन दोनों चाइल्ड को मैं कॉपी वापस करता हूँ, कॉपी पेस्ट। अब इस चाइल्ड का नाम मैं दे देता हूँ क्या? सर ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है, सब चाइल्ड कह देते हैं। चला जो ये भी इंपोर्ट आपने डॉट चाइल्ड क्या किया हुआ है चाइल्ड में? सॉरी, और ठीक है, CSS ठीक हो गया, थैंक यू। देखिए ऐप के अंदर मैंने क्या किया, ऐप के अंदर मैंने बुलाया चाइल्ड को, कहाँ, कौन सा वाला child1, और उसको मैंने कॉल कर दिया। तो क्या ये कॉल हो गया यहाँ पे? ये रहा, ठीक है। अब देखिए जादू,
अब मैं कह रहा हूँ सब चाइल्ड, अब इसका नाम दे देता हूँ सब चाइल्ड, और इसको भी दे देते हैं सब चाइल्ड। और अब एक चीज और गौर से देखें, मैं यहाँ पे क्या कीवर्ड यूज कर रहा हूँ? सर क्लास नेम इंस्टेड ऑफ क्लास। हाँ ये सवाल था, अभी अभी ये डिस्कस पे आते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, बस पॉइंट याद रखिएगा, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। चलें, इसमें अभी ये CSS मौजूद नहीं है, हटा दी। इसमें स्टाइल भी यूज कर सकता हूँ ना मैं, तो स्टाइल यूज करते हैं, लेट्स से स्टाइल। इसमें स्टाइल यूज करने का कुछ तरीका ऐसा है, अब ये डिस्कस करता हूँ मैं आपसे बैक। सर अब मुझे ये बताएं, नहीं लिखा सर CS ही कर लेते, वो ज्यादा बेस्ट है। फ्लेवर होने चाहिए ना 3-4, मजा आएगा। खैर चलें, अभी मैंने वापस इसको कॉपी किया। अब इस फाइल का नाम क्या है हमारे पास? सब चाइल्ड। सब चाइल्ड। अब सब चाइल्ड को मैं कहाँ कॉल करूँ ये बताया किया है आपने? हाँ सर मैंने चाइल्ड में करेंगे, चाइल्ड 1 में जहाँ मर्जी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मैं ऐप में भी कर सकता हूँ और जी सर चाइल्ड में भी और इंडेक्स में भी कर सकते हैं। पहले नेम अभी मैं सबसे पहले कोशिश करता हूँ कि इसको मैं करता हूँ चाइल्ड के अंदर, इंपोर्ट सब चाइल्ड फ्रॉम सर उसका पाथ सब चाइल्ड, ठीक है। अब इस सब चाइल्ड को कॉल करने का तरीका क्या है, कंपोनेंट को यूज करने का तरीका क्या है? इन शॉर्ट सर सेल्फ क्लोजिंग टैग में क्लोजिंग लिखेंगे। टैग, सिंपल, अभी सिंपल रखते हैं। ये देखें, अब मजे की बात देखिएगा, ये मैंने एक्चुअली सब चाइल्ड कहाँ पे कॉल किया? चाइल्ड के अंदर। चाइल्ड के अंदर। क्या यही सब चाइल्ड मैं मेन के अंदर कॉल कर सकता हूँ? जी सर, बिल्कुल कर सकता हूँ, कोई नहीं रोक सकता मुझे। ये फायदा हुआ कंपोनेंट बनाने का कि आप इस कंपोनेंट को जहां दिल चाहे उसको वहां पे रीयूज कर सकते हैं। रीयूज कर, मैं एक दफा HR की लाइन इधर डाल रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये ब्रेक पॉइंट के बाद मैंने यहाँ पे लिखते हैं कॉलिंग सब चाइल्ड इन। सर इसको टैग में लिखेंगे, नहीं तो वो एरर नहीं देगा, या टैग में लिखेंगे, बिल्कुल टैग में लिखेंगे ना। ये रहा ना टैग, नहीं सर ये तो ऊपर टेक्स्ट वाला है, ये तो ये लेबल है, लेबल समझ लिया, HTML लिख रहा हूँ ना, लेबल है ये आपका, ये आपका लेबल है। ये देखें, ये वाला जो सब चाइल्ड है ये कहाँ पे था आपके? चाइल्ड में था, इस चाइल्ड के अंदर। और ये वाला जो सब चाइल्ड है ये कहाँ पर है? सर ये ऐप में है। लेबल सर ये ऐप में है, ऐप के अंदर है सर। सर है सर क्या मेरे ख्याल सर का इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो गया। हाँ ऐसे ही लगा, एक काम हुआ था बंदा ना, दोबारा हुआ है। सर का कनेक्शन नहीं सही, सर के इंटरनेट का कनेक्शन। इसके पोर्टल में की आई है। और यार वो क्विज का क्या बना, उसकी तो एग्जाम की नहीं आई अभी तक। वो यार मैसेज किया है लोगों ने, काफी ने मैंने ईमेल भी की है लेकिन अभी तक की नहीं आई। फेसबुक पे की वो आई थिंक 13 और 14 को था, शायद कल आ जाए, शायद कल आ जाए, नहीं तो फिर ये लेकिन हमें 2 दिन कल आई थी फेसबुक पे भाइयों, कल आई थी फेसबुक पे। आई भी है फेसबुक पे की नहीं की तो नहीं आई, पोर्टल पे आएगी, फेसबुक पे की। अच्छा अच्छा, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। जी सर आ गई आवाज। श्यामजीत सर। चले जी, तो आज की क्लास हम यहाँ तक रखते हैं। अब देखिए मजे की बात, आप गौर से सोचे तो क्या हुआ, हमने सिर्फ डॉम के अंदर मेन कंपोनेंट ऐड किया था अपना ऐप, बाकी जितनी भी हमारी रिएक्ट के कंपोनेंट्स चल रहे हैं वो ऐप के अंदर चल रहा है, ऐसा ही है? जी जी सर, जी सर। तो अब जितनी भी दफा ये सारे काम हो रहे हैं ना, ये हो रहे हैं वर्चुअल डॉम के अंदर। ओ सॉरी, तो अब ये जितने भी अगर आप गौर से काम देखें तो मेन एप्लीकेशन थी आपकी, और इस मेन एप्लीकेशन के अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो आपने अपनी मेन एप्लीकेशन कहाँ पे बाइंड करवा दी है? रूट के ऊपर। हमारे केस में रूट नहीं है, अब ये रिएक्ट ऐप मेन लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो अब देखिए ये सारी, जी बोलिए।
सर हमने HTML में मैंने शायद देखा था, मुझे पता नहीं कि वो बात सही है नहीं, लेकिन हमने index.js का हमने तो कोई वो दिया ही नहीं है स्क्रिप्ट का टैग नहीं दिया हुआ ना, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल। असल में जब हम रिएक्ट की CLI यूज कर रहे हैं ना, तो रिएक्ट CLI के अंदर ये देखें रिएक्ट स्क्रिप्ट, ये एक डेवलपमेंट सर्वर आपको रन करके दे रहा है 3000 पे और ये काम खुद करता है। तो पहले तो ये बताया कि यहाँ तक क्लियर हो गया, थोड़ा सा कंपोनेंट हमने बनाए, अब जी सर, कंपोनेंट को और समझने के लिए थोड़ा सा और काम करना है। लेकिन अब हम करते हैं, ये तो डेवलपमेंट फेज है, अगर मुझे इसको डिप्लॉय करना हो तो मैं क्या करूंगा? मैं एक्चुअली यही फोल्डर अगर डिप्लॉय करना इसकी बिल्ड बनाएंगे, नहीं होगा। हाँ सर इसकी बिल्ड बनाएंगे, बिल्कुल सही। ये जो फोल्डर मौजूद है पूरा, अगर ये फोल्डर में उठा के कहीं पे डिप्लॉय कर दूं तो ये डिप्लॉय होने के बाद चलेगा कभी भी नहीं। ठीक है, जब हम डिप्लॉय करने जाते हैं तो हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं, क्या क्या सर? index.html की फाइल, CSS और जावास्क्रिप्ट। क्योंकि अगर हम JSX डाल देंगे सर्वर पे तो क्या होगा, सर्वर को पता ही नहीं है ना JSX क्या है, करना पड़ेगा। यस सर, बिल्कुल सर। पेबल कंपाइल, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है, अगर आप देखें package.json के अंदर सर बिल्ड का ये क्या करता है, अभी देखिएगा जादू। अभी आप फोल्डर्स देख ले कौन कौन से आपके पास मौजूद है। पब्लिक जी, एक और फोल्डर बना देगा ये बिल्ड का। हाँ ठीक है, अब देखिए हम कहते हैं यार्न बिल्ड, ये क्या करेगा देखिएगा, इससे स्क्रिप्ट रन की स्क्रिप्ट बिल्ड, ये वर्चुअल डॉम एक्सप्लेन करिएगा। ठीक है, जैसे ही ये बिल्ड कंप्लीट हो गई, अब देखें ये इसने क्या किया, गौर से देखें तो आप, इसने ये किया कि HTML फाइल लेके आ गया यहाँ पे। यस सर। अब इस HTML फाइल के अंदर अगर आप देखें तो ये देखें ऑटोमेटिक ये 2 चीजें लेके आया। क्या लेके आया हुआ है सर? 2 स्क्रिप्ट के टैग्स, 2 स्क्रिप्ट के टैग्स चंक्स के अंदर देखें, यस चंक्स लिखा हुआ है। तो ये इसकी एक ब्यूटी है कि जब हम बड़ी एप्लीकेशंस के ऊपर काम करेंगे और हमारे पास फाइल ज्यादा होंगी, कंपोनेंट ज्यादा होंगे, तो हम अपनी एप्लीकेशन को लेजी लोडिंग बनाएंगे, और लेजी लोडिंग के अंदर ये क्या करता है, ये इस तरीके से आपकी फाइलों को चंक्स में तोड़ देता है। सर लेजी लोडिंग का फायदा क्या होता है? लेजी लोडिंग का फायदा ये होता है कि अभी अगर आप गौर से देखें तो अगर अभी तो एक ही पेज है तो समझ में बिल्ड क्या होता है और क्या किया है इसने बिल्ड ने? बिल्ड में इसने कुछ नहीं किया, बिल्ड में इसने जो अपने JSX पे काम किया था उसको पूरा कन्वर्ट करके किस पे कर दिया इसने? जावास्क्रिप्ट में। सिंपल जावास्क्रिप्ट सिंपल सा काम था। अब देखिए गौर से सुनिएगा, लेजी लोड और वर्चुअल डॉम का बताया। हाँ, लेजी लोडिंग का फायदा ये होता है, अभी तो आपके पास ये एक ही पेज है तो कोई टेंशन नहीं। अब समझे आपके पास मल्टीपल पेजेस मौजूद है, थोड़ी देर के लिए देखें तो उसकी अपनी जावास्क्रिप्ट मौजूद होगी। ये देखें ना, काम खराब हो गया है। क्या हो गया? क्या खराब हो गया भाई? अच्छा ओके आगे चलते हैं। घर में बात कर रहे हैं शायद। तो मसला यहाँ पे ये मसला क्या, हाँ मसला यही है कि अगर ज्यादा चीजें होंगी तो जावास्क्रिप्ट कितनी बड़ी बन जाएगी आपके पास? सर काफी बड़ी हो जाएगी, काफी बड़ी हो जाएगी। तो लेजी लोडिंग का फायदा ये होता है कि जिस वक्त जो पेज मॉड्यूल, लेट्स से फर्स्ट पेज पे इंडेक्स पे अगर ये वाला लोड हो रहा है ना, तो सिर्फ इतनी जावास्क्रिप्ट आपके पास लोड होगी, इससे ज्यादा लोड नहीं करेगा वो। सही सर, सही। सर राउटिंग की तो नहीं बात कर रहे? राउटिंग के अंदर ही लेजी लोडिंग होगी ना, कि इस राउट पे जाए तो ये वाली फाइल डाउनलोड करे। अगर आप गौर से देखें तो हमने तो इधर बताया ना, नहीं होती। सोर्स के अंदर में जाता हूँ, और सोर्स के अंदर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे तो मैंने इसको बताया कि भाई रिएक्ट JS और ये सारी चीजें। तो अगर आप गौर से देखो यहाँ के जब बिल्ड बनी है तो आपके JS के अंदर ये देखें कितनी सारी फाइलें लेके आया हुआ है। बिल्कुल सर, लाया हुआ है जी तो सर। इसी के अंदर इसने क्या किया, आपने जो जो चीजें यहाँ पे यूज की है ना, जैसे ये रिएक्ट और रिएक्ट डाउन 2 लाइब्रेरीज अभी यूज की हैं, तो ये दोनों लाइब्रेरीज इसके अंदर मौजूद होगी इस कोड के अंदर। सही है सर। अब इससे ज्यादा अगर आप लाइब्रेरीज यूज करेंगे तो वो भी लाइब्रेरीज कहाँ पे आती रहेंगी, मर्ज हो JS के में। JS में नहीं रहेंगी सर, ये दोबारा नहीं करना पड़ता बिल्ड। ठीक है, अच्छा अब आते हैं वर्चुअल डॉम। ये मेरा बिल्ड के हवाले से एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। हाँ जी, वो ये है कि अगर हम एक दफ़ा बिल्ड कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो उसके बाद अगर हम फिर एप्लीकेशन में चेंजिंग करते हैं तो हम दोबारा इसको बिल्ड करेंगे या वो ऑटोमेटिक उसमें बिल्ड में सेव हो जाएगा? कौन बताएगा ये? दोबारा करना पड़ेगा सर, दोबारा बिल्ड करना पड़ेगा, रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, ये दोबारा करना पड़ेगा। सर ये बिल्ड ने हरकत क्या की है, काइंडली ये बता दें जरा। देखें इसने काम खराब कर दिया पकड़ के सारा, उसने सारी फाइल एक फाइल में रख दी। हाँ तो ऐसा ही होता है, ये काम खराब नहीं है ना, यही तो फायदा है इसका।
कि आप कंपोनेंट बेस काम कर रहे हैं, ये आपके लिए पूरी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट बना के दे देता है। सर जो हमारी इंडेक्स की फाइल थी वो किधर गई, हमारी चाइल्ड की फाइल किधर गई, वो आपको हैंडल करने की जरूरत ही नहीं है। यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ मेरे दोस्त, बिल्ड के बाद इसने वही तो काम किया हुआ है। बिल्ड के बाद इसने जो उसको मेन फाइल चलाने के लिए जरूरत थी वो इसने डाल दी। यहाँ पे ये आपके सामने मौजूद है मेन फाइल, ये रही, ठीक है। अब इस फाइल के अंदर सारी जावास्क्रिप्ट वगैरह ऑलरेडी मौजूद है इसके पास। ये देखिए, ये पूरी इसने जावास्क्रिप्ट इसके अंदर डाली हुई है, रिएक्ट भी इसके अंदर ले आया, जो आपने कोड लिखा था। बल्कि अभी देखते हैं, एक मिनट दे मुझे, कोई हमने एक कीवर्ड लिखा था, क्या कीवर्ड था? सब चाइल्ड वगैरह। एक मिनट रुको, एक हमने लिखा हुआ था यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। ये वाला टेक्स्ट हम सर्च करके देखते हैं कि कहाँ पे मौजूद है, ठीक है, 2 मिनट में। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या वाकई में ये बिल्ड भी हुआ है या हमें पागल बना रहा है, ठीक है। सर ये तो HTML में होगा, ये रहा, नहीं जावास्क्रिप्ट में होगा। ये देखें, ये रहा, ये देखें, इसने पूरी जावास्क्रिप्ट अपनी कंपाइल की हुई है। ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं। ये क्या कर रहा है, ये उसने पूरा कंपाइल किया, और कंपाइल करने के बाद आपके पास ये फाइल्स बन के आ गई हैं। अब इसी के अंदर सारा कोड आपको यहीं पे लिखा हुआ है। जैसे अभी हमने सर्च करके देखा तो ये आपका ये रहा, इस तरीके से रिएक्ट भी यहाँ पे होगा, नॉर्म भी इधर होगा। एक्चुअल सर्वर पे एक क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने ये सर्च किया स्ट्रिंग, मैं अगर चाहता हूँ कि जिस फाइल में ये स्ट्रिंग आया मुझे वो सारी फाइल्स दे दे, तो वो मैं कहाँ से सर्च करूंगा? भाई ये आप क्यों करोगे, सवाल है पहला मेरा ये। जब आप वेबसाइट बना रहे हो तो आप तो एप्लीकेशन बनाओगे ना, ये काम करना है तो आप तो फिर अपनी एप्लीकेशन में डेवलपमेंट टाइम पे करोगे, बिल्ड के टाइम पे थोड़ी ये काम मैं डिबगिंग टाइम पे मुझे जरूरत पड़ेगा ना, डिबगिंग टाइम पे मुझे जरूरत पड़ेगा कि कोई स्ट्रिंग है उससे मैं सर्च करना चाहता हूँ ये कौन सी मसलन एप्लीकेशन बनी हुई है, मुझे डिबगिंग का कहा गया और मैं उसे फाइंड करना चाहता हूँ कि ये स्ट्रिंग अब आया किस फाइल में। कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस और ये देखें ये आ गया स्ट्रिंग app.js के अंदर आ गई डेवलपमेंट में। नहीं, ये तो आपने उसी फाइल पे किया ना, आपको ये नहीं मैंने नहीं किया। ये देखें भाई, ये ले सारी फाइलें बंद कर दी आपके लिए भाई। अच्छा, ये इसके अंदर ऑप्शन होता है कि हम कोई टेक्स्ट सब फाइल्स में ढूंढना चाहे तो कंट्रोल शिफ्ट F। अच्छा, VS कोड के अंदर ऑप्शन है और यहाँ पे अच्छा, आप वो कोई भी इनसाइड टेक्स्ट द लिख फाइल्स सकते है। हैं। हाँ सर, जब हम एक्चुअल सर्वर पे डिप्लॉय कर रहे होते हैं तब हम बिल्ड की फाइल चला रहे होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है वो चला रहे होते हैं। बिल्ड वाला पूरा फोल्डर डिप्लॉय होता है। जब भी मैंने कहा तो उसको बनाने की जरूरत तो पड़ती ही नहीं है, ये तो इसमें नेटलिफाई पे बन जाता है बिल्ड, और सर्च पे भी बनता है, खुद बनाता है डेफिनेटली ना। वो तो आप थर्ड पार्टी यूज कर रहे हैं ना। अगर मुझे लेट्स से अगर अपने सिस्टम से ही पूरा एक किसी को अपना फोल्डर देना तो ये बिल्ड का फोल्डर मैं खुद बना के दूंगा ना उसको। तो अगर कहीं हाथ से डिप्लॉय करना हो कोई, जैसे नॉर्मल आपकी होस्टिंग्स वगैरह होती हैं उसमें तो आप HTML अपलोड करते हैं ना, तो ये रहा ना ये बिल्ड का फोल्डर। अब चलते हैं इस बिल्ड के फोल्डर में। अब मुझे ये बताएं, कोई बता सकता है कि इस बिल्ड को मैं कैसे चला सकता हूँ? सर यार नीचे ऊपर वो लिखा हुआ है, यार ग्लोबल एड सर्व। सही है, यान ग्लोबल एड सर्व पर लिखा हुआ है। तो ये यान कौन है? यान कौन है यार? यान पैकेज मैनेजर है मुझे, जैसे npm है वैसे ही यान। लेकिन सर यान स्टार्ट होगा ना डायरेक्ट, ये तो आप उसमें आ गए मेन फोल्डर। यान स्टार्ट होता है, मैंने कभी ये यूज नहीं किया, मैं खुद अच्छा ये सॉरी, ये क्या कर रहा है, ये एक यान का एक पैकेज इंस्टॉल कर रहा है जिसका नाम क्या है? सर्व। और ये कहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है? इंस्टॉल ग्लोबली एक ही दफा इंस्टॉल करना होगा आपको लाइफ में, तो ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर आपको इसको यूज करने का क्या तरीका है? सर्व माइनस s बिल्ड, s और बिल्ड, ठीक है। तो काम पे जो हमने मैंने तो कभी जो बिल्ड का फोल्डर है सर, ये उसको सर अगर हम इसमें जो इंडेक्स की फाइल है अगर हम इसे चलाएं जाके विदाउट एनी नोड मॉड्यूल तो चल जाएगी? हाँ ना, यही तो फायदा है इसका। ये हमें कंपाइल कर देते हैं ना HTML नॉर्मल। हाँ, ये तो पूरी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट मौजूद है ना। ये देखें, ये बिल्ड फोल्डर में गया, ये समझे आपकी नॉर्मल आपकी एप्लीकेशन जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले यूज करते थे ना HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये वो कोड है पूरा कंपाइल होने के बाद। अब देखिए इस पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो डेफिनेटली ये इसको सर्वर नहीं मिल रहा तो इसी वजह से ये फट रहा है। अच्छा, ये फाइल के स्टैटिक्स की वजह से फट रहा है। ये इस तरह डायरेक्ट डबल क्लिक पे खैर नहीं चलेगा, इसके लिए आपको आपके सिस्टम के अंदर कोई ना कोई HTTP सर्वर चाहिए। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आपने ये देखा, ये यान वाला तरीका है, और एक मेरे पास दूसरी चीज ऑलरेडी मौजूद है जिसका नाम है HTTP सर्वर। उसके लिए आपको करना पड़ता है npm i या यान ग्लोबल जो भी आप कर लें, और उसका नाम है HTTP-सर्वर।
ये क्या करता है? इंडेक्स को रन करता है, इंडेक्स हाँ, ये एज अ सर्वर आपको यूज करके दे देगा। मैं देखता हूँ जब हम किसी चलेगा। कंप्यूटर, एक मिनट मुझे, मैं HC-1 मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा देखना चाह रहा हूँ कि ये, ओह सॉरी, HTTP नहीं, HTTP। सर वर्चुअल डॉम एक्सप्लेन कर दीजिएगा इसके बाद। वर्चुअल डॉम ये होता है कि रिएक्ट जो अपना सारा काम कर रहा होता है ना, वो अपने वर्चुअल डॉम में कर। अब ये देखिए लोकल होस्ट पे चल गया, ये 3000 पे नहीं चला, ये किस पे चला? 8080। अब ये जो है ना, ये आपकी लाइव एप्लीकेशन है, समझ लें, ये आपकी लाइव एप्लीकेशन चल गई। सर मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि देखें, जब हम किसी भी नेटलिफाई हो, AWS हो, किसी का भी सर्वर हो, वहाँ एट द एंड ऑफ द डे तो फिजिकल कंप्यूटर ही पड़ा हुआ है ना, तो वहां से सर जब हम ये चला रहे हैं तो सर्वर मतलब क्या जरूरत है? हम अगर हमारे घर में भी रास्पबेरी पाई है, कोई भी डिवाइस पड़ी है, मेरा कंप्यूटर पड़ा हुआ है, इस पे हम चलाना चाहूँ मैं, तो सर वो क्या उसे मसला क्यों नहीं चल रहा सीधा सीधा? उसे क्यों सर्वर की जरूरत पड़ रही है? दोस्त ये एक्चुअली जो हम HTML और ये जो यूजुअली हम यूज करते थे, वो तो हम डेवलपमेंट टाइम के लिए यूज करते हैं ना। रियल टाइम आप मतलब अगर आप कहीं भी कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं या वेबसाइट कहीं पे होस्ट करते हैं, तो बैक पे कोई ना कोई सर्वर चलता है, जब भी तो वो HTML CSS आपको सर्व करता है। वरना तो अगर आप डायरेक्ट ओपन करेंगे तो हमेशा आपके पास ये किस में ओपन होगी? डॉट फाइल के एक्सटेंशन के साथ ओपन होती है, लाइक दिस। ये देखिए एक्सटेंशन, देखिए इसका क्या आ रहा है, फाइल आ रहा है। इसी को हमने रिप्लेस कर देना होता है सर्वर्स के एड्रेस से, चीज तो यही आती है ना, पीछे HTML रहती है ना पीछे। तो वही तो मैंने किया अभी, लोकल होस्ट 8080 पे जो चल रहा है वही तो चल रहा था। तो सर ठीक है, अगर हमने सर इस फाइल को अगर हमारे इंटरनल सिस्टम में पड़ी हुई है, तो फिर ये क्यों नहीं उठा रहा उसे? नहीं चलेगा ना दोस्त, आपके पास कोई ना कोई सर्वर तो चाहिए ना HTML CSS जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए। यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, सर्वर के बगैर कैसे चलेगा? नहीं करता लोकल सर्वर चला लो आप, भले कोई भी ब्राउजर क्या कहते हैं, एनजेनिक्स यूज करते थे लोग, एनजेनिक्स चला लो, ये चला लो। सर्वर इंस्टॉल भी होते हैं सर, HTTP सर्वर्स होते हैं वहां भी इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, तो भाई कहीं ना कहीं डिप्लॉय करने के लिए आपको सर्वर तो चाहिए ही होता है। अब वो सर्वर उन लोगों के पास कहीं ना कहीं चल रहा होता है, या तो अपाची होता है, या तो एनजेनिक्स होगा, या तो आप अपने सिस्टम पे लोकल पे चलाने के लिए एनजेनिक्स अपाची की जरूरत नहीं है, तो आप लोकल सर्वर को ही चला दें, HTTP जैसे ये चला लें, या तो ये खुद ही बता रहा है जो आपको यान सर्व वो चला लें, तो ये भी चल जाएगा हर सूरत में आपके पास। अच्छा ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि HTML CSS जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे रन होता है, उसके लिए कोई सर्वर नहीं रिक्वायर्ड होना चाहिए। सर्वर रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन वो डेवलपमेंट टाइप पे जब आप काम करते हैं ना, वो उस वक्त तक यूज करते हैं जब आप, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब अगर आप उसका URL देखें तो URL क्या आता है जब आप डेवलपमेंट टाइम पे, अगर मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए ये बताएं। लोकल सर्वर है नहीं 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 नहीं, फाइल का नेम आ रहा होता है, पूरा फाइल का नाम आ रहा होता है ना। जी जी ठीक है बिल्कुल सही। अगर आप थोड़ी देर के लिए ये सोचें, मैं इसी बिल्ड फोल्डर का आपके केस में जो आप कह रहे हैं मैं उसी तरह चलाने की कोशिश करता हूँ, तो देखिएगा क्या प्रॉब्लम आती है, मैं आपको समझाता हूँ। जब ये चलाते हैं ना, ये मैंने क्लिक कर दिया, आप जो कह रहे हैं कि इस तरह चलना चाहिए, यही कह रहे हैं मेरा भी क्वेश्चन। बस अभी समझाने की कोशिश करना। अब जरा गौर से देखिए, इसके हेड बॉडी से ही समझते हैं ये क्या लेने जा रहा है, ये बताएं मुझे। वो स्टैटिक JSP फाइल लेने जा रहा है। बिल्कुल स्टैटिक, कहाँ पे मौजूद है, ये क्या कह रहा है सर? ये रूट फोल्डर में जा रहा है। ओके समझ में आई बात आपको? ओके आई गॉट इट। अब ये रूट फोल्डर पे लेने जा रहा है, तो वो जा रहा है फाइल के रूट फोल्डर पे लेने, तो उसको नहीं मिलेगी ना यार। परफेक्ट गॉट इट। या अगर इसके अंदर अगर इसको सिर्फ ये एब्सोल्यूट पाथ दे दें तो ये काम करने लगेगा। हाँ फिर चल जाएगा, बिल्कुल आप इसको एब्सोल्यूट पाथ दें, लेकिन एब्सोल्यूट पाथ देने का मकसद आपको पता है? जब भी आप बिल्ड बनाएंगे ना, ये बिल्ड के जो अब आप जरा गौर से देखिए कि ये जो एक यहाँ पे कोई आईडी टाइप की हैश डला हुआ है यार, नजर आ रहा है आप लोगों को? 87 क्लास 3-4 months। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप गौर से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमेशा है ना, जब भी आप बिल्ड करेंगे ना, तो ये एक हैश आईडी जनरेट करता है, ये हमेशा डिफरेंट होती है। तो आप अगर ये सोचते हैं कि मैं एक दफा इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ और हर दफा मैं इसको चेंज करता रहूँ खुद से मैनुअली, तो कभी भी आप ऐसा काम नहीं करेंगे कि आपको मैनुअली हर काम करना पड़े बार बार। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपको लोकल सर्वर चलाएंगे तो ये लोकल होस्ट पे चलेगा या किसी के ऊपर भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर स्लैश पे जाएगा तो उसको चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी इसको चीजें इसलिए नहीं मिलनी क्योंकि हम फाइल पे खड़े हुए हैं और फाइल का रूट इसके लिए ये है और वहां पे ये वाली फाइल्स निकल रही है। परफेक्ट, थैंक यू।
आज की क्लास हम मेरे ख्याल में यहीं तक छोड़ें। जी सर, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इसकी। आप लोग इसी तरीके से जिस तरीके से मैं कॉपी पेस्ट करके काम कर रहा हूँ, आप भी यही करें कि जो आप यूज कर रहे थे। और ये हमने ये कमेंट्स भी नहीं नोट किए npx http सर्वर। सॉरी सर ये हाँ, ये आपको मैं बता देता हूँ कि आपको ये करना क्या है। ये मैं आपको चैट पे देता हूँ, 1 मिनट में। हाँ भाई, सवाल भी कर लीजिए आप, कोई मसला नहीं है। सवाल ये है कि कैन यू प्लीज हेल्प टू गेट द एग्जाम की। यार इसके लिए मुझे भी नहीं पता दोस्त, अनफॉर्चुनेटली। जाओ दोस्त, ये पोर्टल से कल एग्जाम है सर, कल एग्जाम है, सर कैसे देंगे? सर ये तो कल तक मिलेगा ना दोस्त आपको, ऐप अभी बना तो रहे हैं। अभी सर तो जो 13-14 को लिखा है यार, अगर की नहीं आती तो फिर एग्जाम तो नहीं होगा। वैसे की आ जाएगी दोस्त, कल है ना, आप लोग कह रहे हैं एग्जाम कल है, तो फिर की क्या सर आज और कल दोनों डेट्स हैं, उन्होंने कहा था कि आज भी दे सकते हैं, मगर सर तकरीबन 2-3 दिन पहले की आ जाती है, जो पहले हमारे क्विज़ेस हुए मैं पूछ लेता हूँ। मुझे एक मिनट रुके, 1 मिनट दें मुझे अभी। जब हम नई यार सर को 1 मिनट दे दो यार, मैं अभी पूछ लेता हूँ। सर भाई, अगर जनाब कॉल उठा लें, बिजी ना हो तो अभी पूछ के अभी हाथों हाथ आपको जवाब राउट्स को एक दफा एक्सप्लेन कर दें जो आपने बताया। किसको एक्सप्लेन कर दूं? सॉरी, राउट्स को, राउट्स जो इसके राउट्स अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है, छोड़ दें अभी इसको। अभी राउटिंग बाकी है, अभी राउटिंग पे आएंगे तब हम देखते हैं। सर ये जो हम नई npx सर के ऐप बना रहे हैं, वो तो रिएक्ट इंपोर्ट किए बगैर हर चीज चलाई जा रहा है, वो क्या कर रहा है? वो इंटरनेट से डाउनलोड करता है हर दफा। नहीं, ये जो npx वाला जो हमने किया था, क्रिएट रिएक्ट ऐप की बात कर रहे हैं? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ अभी हम नया रिएक्ट का वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं npx करके, तो सर वो जो कंपोनेंट बना रहे हैं ना, चाइल्ड कंपोनेंट कोई भी बना रहे हैं, उसी तरह हम डायरेक्ट भी उस पे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट नहीं भी ना लिख रहे, तो हम फंक्शन बना रहे हैं उसमें। यस सर, वो क्या कर रहा है? वो एक्चुअली अब इन्होंने ये कर दिया है अपने डेवलपमेंट के अंदर कि हर फाइल के अंदर वो खुद ही रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेता है, हमें करने की जरूरत नहीं है। पहले वो जबरदस्ती, अब ये सबको समझ में नहीं आ रही होगी ये बात मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हम जितने भी कंपोनेंट्स बनाते थे ना, लाइक दिस, ये कंपोनेंट बनाया, ये कंपोनेंट बनाया, ये कंपोनेंट बनाया चाइल्ड का, तो इसके ऊपर हमें एक कीवर्ड, एक लाइन हमेशा ऐड करनी पड़ती थी, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। उसके बाद ये चलता था, उसके अलावा नहीं चलता था। लेकिन अब इन्होंने नए अपना जब इन्होंने अपग्रेड किया, तो इन्होंने अब ये कर दिया कि जब भी ये कंपोनेंट्स बनते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिक उसके अंदर रिएक्ट को ऐड कर देता है खुद ही से, तो ये एरर अब नहीं दे रहा, पहले देता था। सर एक क्वेश्चन सर आपने सर सवाल ये है कि आपने आपसे पूछना था, हम एपीआईज कब पढ़ना शुरू करेंगे? एपीआईज हम रिएक्ट के बाद जाएंगे आगे। अच्छा, तो सर मेरा ये सवाल था कि सर हम नोड.जेएस पढ़ेंगे या इसके बाद हम क्या करेंगे? यार ये अभी देखें, रिएक्ट होगा तो ये आपका क्वार्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? जी सर, जी सर। उसके बाद फिर अब नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर शायद हम लोग, मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे जेमस्टैक पढ़ना है। हाँ, जेमस्टैक पढ़ना है, तो सबसे पहले AWS के ऊपर एपीआई वगैरह वाला ही काम चलना स्टार्ट होगा। अच्छा ये बताएं कि npm और yarn में क्या फर्क है? मतलब अगर हम npm से हम कोई मॉड्यूल वगैरह डाउनलोड करते हैं, कोई मसला नहीं है। देखिए yarn के जरिए हम चला दें तो कोई मसला नहीं है, दोनों के कोई मसला नहीं है। वही कह रहा हूँ, yarn जो है वो फेसबुक वालों का है, वो ये करता है कि जल्दी फास्ट, अगर आपके सिस्टम में पहले से पैकेज मौजूद है तो डायरेक्ट यूज कर लेता है, और yarn हम npm हमेशा इंस्टॉल करता है क्लाउड से। ठीक, आपने बताया नहीं yarn कौन है? yarn फेसबुक का पैकेज मैनेजर है। जैसे npm है नोड का पैकेज मैनेजर, उसी तरीके से yarn जो है वो फेसबुक वालों ने बनाया हुआ पैकेज मैनेजर, जिसकी मदद से हम अपने नोड मॉड्यूल्स या कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं। सर जब हम npm यूज करते हैं, हर मर्तबा वो डाउनलोड करता है ये जो पैकेज होते हैं नोड के इंटरनेट से। हाँ सर, तो फिर ये काफी मतलब स्पेस ले लेता है, तो फिर इससे हम yarn ना यूज कर ले, वो एक मर्तबा ग्लोबली इंस्टॉल कर ले। स्पेस नहीं लेता, वो हर दफा इंटरनेट से डाउनलोड करता है, टाइम लेता है। yarn एक दफा डाउनलोड हो गया आपके सिस्टम में मौजूद है, तो दूसरी दफा वो टाइम नहीं लेगा फॉर इंस्टॉल करते। सर जब वो हर मर्तबा डाउनलोड होते हैं तो वो अपने फोल्डर में रिप्लेस करता है ना उसको, हर दफा डाउनलोड करके रिप्लेस करता है ना उसको। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि वैलिडेशन से मैं काम कर रहा था, तो उसमें अब एक मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया, उसके अंदर स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के अंदर एक अपर केस है, उन सब में से कोई भी एक अपर केस है, तो मुझे गेट करना है कि उसमें, मतलब वैलिडेशन लगा रहा हूँ तो उसमें गेट करना है कि उसमें अपर केस है या नहीं, सारे लोअर केस में है। रेजिक्स यूज कर लो आप। तो इफ की स्टेटमेंट में उसमें क्या स्टेटमेंट लिखूंगा मैं? नहीं आप रेजिक्स यूज करो, रेजिक्स के अंदर वो ट्रू और फॉल्स दे देगा कि क्या इसके अंदर आपके पास कैपिटल है या नहीं है, खत्म कहानी। वो रेजिक्स क्या है?
रेजिक्स आपको इंटरनेट से भरी पड़ी हुई मिल जाएगी बहुत सारी। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। क्योंकि वरना तो आपको फोर का लूप और ये सारे काम करने पड़ेंगे। इससे अच्छा बेस्ट तरीका है कि हाँ रेजिक्स यूज करो। रेजिक्स में वन मतलब समझने के 4 से 5 वर्डिंग के अंदर पूरा काम हो जाएगा आपका। ठीक है सर, मेरे को वही मिल रहा था और वो प्योर पे लिखा हुआ था, रिएक्ट पे नहीं था। नहीं रेजिक्स यूज करा हो जाएगा मसला। चलें दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन था शुरू से। जी बोलिए। रेक्ट में ग्लोबल सीएसएस यूज होती है? दोनों यूज कर सकते हैं, कंपोनेंट बेस भी ग्लोबल बेस भी। index.css ग्लोबल होती है और जो हमने ऐप के अंदर यूज की थी वो कंपोनेंट सीएसएस है। ओके सर सास यूज करने के लिए कोई अलग कमांड चाहिए या वो एक इसके अंदर एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है नोट साइज, उसके बाद आप साइज यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में साइज करवा देंगे, कोई मसला नहीं, वो तो 2 मिनट का काम है। सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है दोस्त, बोलिए। सर आपकी भी पता चला एग्जाम की का सर? जी सॉरी, एग्जाम की का पता चला है सर? वो अभी तक मिली नहीं है। आज दिन है उसका एग्जाम का, आज ही एग्जाम का दिन। जी सर। हाँ जी आज ही है सर। मुझे 1 मिनट दें भाई, मैं कॉल ही कर रहा हूं। आज है सर, काइंडली डेट एक्सटेंड करवा दीजिए। यार ये मेरे हाथ में होता तो क्या बात थी। सर ये फारग हो गए फोन से ना, एक दफा सम अप कर दीजिएगा आज क्लास जितने भी इश्यूज रहे गए प्लीज। कुछ मैं कंटेंट मिस हो गया नेट की वजह से, तो रिवाइज हो जाएगा। क्या रिवाइज करना है मुझे ये बता दें, क्योंकि अब ये जो पूरी क्लास में हुआ आप सोच रहे हैं कि ये 10 मिनट में करवा दूं तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। सर बस थोड़ा सर एक बुक है प्योर रैक के नाम से, वो अगर सारे रीड कर ले तो इनके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। यार सबसे बड़ा मसला यही है ना, हमारे यहाँ कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। सर उसमें आपको इतनी अच्छी बुक है, उन्होंने बेसिक से बताना शुरू किया हुआ है। बिल्कुल उन्होंने सही हर चीज के बारे में बताया। सर वो कमाल है बुक सर, प्योर रैक के नाम से। लिंक शेयर कर दें भाई उस बुक का। हाँ आप लोग लिंक शेयर कर दें ताकि लोगों के पास आ जाए, फिर देखते हैं कितने लोग पढ़ते हैं खुद से। अच्छा सर, ये रेक्ट हम कितने लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, यानी हमारा Q2 कब तक एंड होगा? 4 तक हो जाएगा, 4 लेक्चर मैक्स है रिएक्ट के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने लेट ज्वाइन किया है और सर अभी हमें आलम भी नहीं है, शायद सर दानियाल नागौरी साहब भी नहीं है। सर आप कौन है? मेरा नाम यूसुफ है। जी सर। लेकिन मैं भी एक मेंबर हूँ PIS के ट्रेनर्स में से। बस सही सर। तो सर आज आपने पहली क्लास ली है? रिडक्स पढ़ेंगे हम? बिल्कुल रिडक्स पढ़ेंगे। सर ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है? ये मुझे नहीं पता, ये आप लोगों में से कोई कर रहा हो तो हो रही होगी। सर ऊपर रिकॉर्डिंग आ रही है, आपने रिकॉर्डिंग पे लगाई भी है सर। रिकॉर्डिंग हो रही है बाय डिफॉल्ट, सर रिकॉर्डिंग आ रही है। हाँ तो फिर दानियाल भाई आपसे शेयर कर देंगे। सर हम सर ये चैट में बुक शेयर कर दी है किसी भाई ने ना, ये बस ठीक है। तो आप लोग सब नोट कर लें और सब लोग पढ़िएगा और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। सर वो एग्जाम की का क्या होगा? यार एग्जाम की अभी वो साहब कॉल नहीं उठा रहे, वरना मैं आपको बता देता हूं। सही है, डाउनलोड हो जाए एक बार। हाँ दानियाल भाई बता देंगे आपको। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। एक मिनट सर, एक मिनट जो डाउनलोड हो जाए। बोलिए। हाँ तो ये डाउनलोड कर ले, फिर आप बंद करिए। नहीं ये तो लिंक कॉपी कर लेना। अच्छा ये डायरेक्ट बुक दी हुई है इन्होंने। ओके सर वो पीडीएफ दे दिया। मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ। व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया मैंने, उस पे शेयर कर देता हूँ। उस पे क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम। सर अभी अन्ना कीजिए। ठीक है, मैं सर थोड़ा ही रहता हो रही है सर थोड़ा ही रहता है भाई, मैं कर देता हूं। करें डाउनलोड करें आप, करें कोई मसला नहीं। वो कितने गए हैं सर? मुझे नहीं वो बता दें सर, वो आपने कौन सी कमेंट दी थी? यान एट सर्व, वो सर्व वो क्या? यान ग्लोबल एट सर्व, और जब इसको स्टार्ट करना हो तो सर्व -s और फिर बिल्ड फोल्डर का नाम। शामिल है सॉरी सर, रेक्ट का जो क्विज होगा वो भी Q2 में शामिल है? यार अभी मुझे इसकी Q3 में नहीं, ये तो मेरा ख्याल नहीं है। रेक्ट का नेक्स्ट में ये नहीं पता अभी कंफर्म नहीं है। जावास्क्रिप्ट और एडवांस जावास्क्रिप्ट का। की शो होना शुरू हो गई यार। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। ये बुक जो है बहुत शुक्रिया सर, बुक डाउनलोड हो गई। करते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।
सर अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। सर बहुत मजा आया आपसे पढ़ के सर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय बाय बाय।